आप प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहाँ हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमय यात्रा के लिए प्रस्तुत की गई है। अध्याय 386। इंद्रप्रस्थ। विश्व एंटरप्राइजेज। प्रेसिडेंट के ऑफिस में रणवीर शर्मा आराम से बॉस की कुर्सी पर लेटा हुआ था, अपनी सेक्रेटरी की सर्विस का मजा ले रहा था। यंग मास्टर शर्मा, वो लड़का बहुत घमंडी है और लगता है वो कोई कलारीपयू का मास्टर है। हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक चपटे बालों वाला नौजवान सिर झुकाए घबराते हुए बोला। रणवीर शर्मा, विश्व एंटरप्राइजेज का पहला वारिस, कम उम्र में ही कंपनी में बड़ा रोल पकड़ चुका था और अब प्रेसिडेंट का असिस्टेंट था। कंपनी में सब जानते थे प्रेसिडेंट को कुछ नहीं चाहिए। अब रणवीर ही सारा खेल चलाता था। बड़े फैसले छोड़कर हर चीज़ पर उसकी हुकूमत थी। इस बार रूपवती डिज़ाइन्स को खरीदने का आइडिया भी रणवीर का ही था। वो कंपनी बहुत तेज़ी से उभरी थी। सिर्फ 6 महीनों में उसने कॉस्मेटिक्स मार्केट का आधा हिस्सा हथिया लिया। इसके प्रोडक्ट्स इतने दमदार थे कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद लोग भूल नहीं पाते। रणवीर के पास एक स्पेशल कॉस्मेटिक्स ब्रांड था जिसका मार्केट में अच्छा खासा शेयर था। लेकिन जैसे ही रूपवती डिज़ाइन्स की प्रोडक्ट्स पॉपुलर हुए, सबका मार्केट शेयर खा गए। जब पता चला कि उनके पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, रणवीर ने तुरंत खरीदने का प्लान बनाया। रणवीर को लगा कि ऐसी कंपनी जो भविष्य में 1000 करोड़ की हो सकती है, उसे हथियाना सही रहेगा। बाद में कोई दिक्कत भी हुई तो लोग ज़्यादा हंगामा नहीं करेंगे। इंद्रप्रस्थ का पहला परिवार कोई मजाक नहीं है। कलारीपयू मास्टर, मज़ेदार। रणवीर खुद तो मास्टर नहीं था, लेकिन शर्मा परिवार एक मार्शल आर्ट्स खानदान था जिसमें न सिर्फ एक बल्कि 2 महागुरु थे। इंद्रप्रस्थ का पहला परिवार सिर्फ नाम का नहीं था। सेना की ताकत के दम पर विश्व एंटरप्राइजेज ने तेजी से तरक्की की और अपना दबदबा बनाया। इंद्रप्रस्थ में ये एक ऐसा नाम था जिसे सुनकर लोग डर जाते थे। एक और ग्रुप को सूर्यनगर भेजो और उस शौर्य राठौर को पकड़ लाओ। अगर 10 मास्टर्स काफ़ी नहीं तो 100 ले जाओ। विश्व एंटरप्राइजेज की बात कोई नहीं टाल सकता। रणवीर ने अचानक सेक्रेटरी का सिर पकड़ा और नीचे दबा दिया। निर्वाण एस्टेट। यामिनी जोशी सारी जानकारी लेकर आई थी। तुम सचमुच विश्व एंटरप्राइजेज से टकराने जा रहे हो? यामिनी को जब पता चला कि शौर्य विश्व एंटरप्राइजेज को निशाना बना रहा है, वो हैरान थी। ये इंद्रप्रस्थ का नंबर 1 परिवार था और मार्शल आर्ट्स खानदान भी। मेरी कंपनी को सिर्फ 5 करोड़ में खरीदना, क्या ये सूर्यनगर के राजा को छोटा नहीं दिखा रहा? शौर्य हंसते हुए बोला, हाथ में डॉक्यूमेंट्स पलटते हुए। यामिनी हंस पड़ी। विश्व एंटरप्राइजेज ने सचमुच गलत दीवार से टक्कर ले ली। यामिनी को रूपवती डिज़ाइन्स के बारे में पता था। सूर्यनगर की औरतों के शकल में ये नंबर 1 कॉस्मेटिक्स कंपनी थी। विदेशी ब्रांड्स का यहाँ कोई मार्केट नहीं था। शौर्य तेजी से डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। विजय सेना की इन्फॉर्मेशन जुटाने की काबिलियत कमाल की थी। उन्होंने विश्व एंटरप्राइजेज का पूरा इतिहास लिख दिया था। कई जगहों पर साफ गड़बड़ थी। तुम्हें ये विश्व टावर पता है? शौर्य ने अचानक यामिनी से पूछा। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए शौर्य ने विश्व टावर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराया। वो विश्व एंटरप्राइजेज ने सूर्यनगर में एंट्री के लिए बनाया था। 250 करोड़ खर्च किए। बोले थे ये सूर्यनगर का लैंडमार्क बनेगा। क्या तुम इसे छीनना चाहते हो? यामिनी को सूर्यनगर की हर बात पता थी। शौर्य ने उंगलियां चटकाईं और बोला, मुझे ये विश्व टावर अच्छा लगता है। ये रूपवती डिज़ाइन्स का हेडक्वार्टर बन सकता है। इतनी बड़ी कंपनी बिना अपनी बिल्डिंग के कैसे चलेगी? यामिनी को लगा कि अगर शर्मा परिवार को ये पता चला तो वो किसी का खून कर देंगे। बिल्डिंग को अभी रेनोवेट हुए चंद दिन ही हुए थे और अगर कोई इसे ले ले तो ये बड़ा नुकसान होगा। यामिनी को भाविका शर्मा और शालिनी मेहरा के बारे में पता था, लेकिन वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी। शौर्य को औरतों से दूर रखें, वो तो सपना है। यामिनी जानती थी कि शौर्य को कोई अकेले नहीं संभाल सकता। कोई नहीं। यामिनी खुद काला शक्ति स्तर की मास्टर थी, फिर भी हर बार हार जाती थी। वो शौर्य से प्यार भी करती थी और नफरत भी। अगर कोई आम औरत होती तो विश्व टावर कैसे हथियाओगे? यामिनी ने पूछा। बस सील कर दो। शौर्य मुस्कुराया, तुम खुद टीम लीड करो, फिर वो क्या बोल पाएंगे? दबंगई से अधिग्रहण। मैं तो तुम्हारा विश्व टावर ही ले लूंगा। शौर्य का आइडिया इतना साधारण था, इंद्रप्रस्थ का पहला परिवार भी उसके सामने दबंगई नहीं दिखा सकता। यामिनी को शौर्य की हिम्मत की दाद देनी पड़ी।
ये तो बहुत डायरेक्ट था, लेकिन अगर ये बात बाहर गई तो बुरा असर पड़ सकता था। भारत में बड़े मास्टर्स भी आम लोगों के सामने लो प्रोफाइल रहते हैं। मार्शल आर्ट्स शकल में थोड़ा शो ऑफ करते हैं बस। तुम ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। शौर्य ने आंखें मटकाईं। नहीं, विश्व एंटरप्राइजेज बहुत ताकतवर है। अगर बिना वजह उनका विश्व टावर ले लिया तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शौर्य कुछ बोल नहीं पाया। भारत में इतने नियम कायदे हैं, तो बस इतना कहो कि जायज़ वजह चाहिए ना। शौर्य ने सोचा, फिर तो समझ गया। बस इल्ज़ाम लगाना है। यामिनी बेहोश होने वाली थी। विश्व टावर, नदी के किनारे। ये इलाका पहले डाउनटाउन नहीं था, लेकिन सूर्यनगर तेजी से डेवलप हो रहा है और अब ये डाउनटाउन बन चुका है। विश्व टावर को अंदर बाहर से रेनोवेट किया गया था। जैसा इसका नाम वैसा ही इसका रुतबा। कुल 68 मंजिलें, 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई, जो पूरे इलाके पर छा जाती थी। इससे विश्व एंटरप्राइजेज की सूर्यनगर में एंट्री की मंशा साफ दिखती थी। उसी रात एक साए जैसी शख्सियत विश्व टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर उतरी। ये कोई और नहीं, शौर्य राठौर था। अगर विश्व एंटरप्राइजेज उसकी कंपनी को निशाना बनाएगा तो शौर्य उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। जैसे कि ये बिल्डिंग, चाहे लोकेशन हो या ऊंचाई, शौर्य को बहुत पसंद थी। तो शौर्य ने फैसला किया कि उसे ये बिल्डिंग चाहिए। कितना दबंग। शौर्य विश्व टावर के अंदर गया, चारों तरफ देखते हुए। चूंकि बिल्डिंग को अभी रेनोवेट किया गया था, ये खाली और शांत थी। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के अलावा कोई नहीं था। कोई वजह नहीं। अब मैं तुम्हें वजह देता हूँ। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी और कहीं से लाए हुए विस्फोटक निकाले। हाँ, ढेर सारे विस्फोटक, पूरे 1000 किलो। ये काफ़ी नहीं, इनके लिए कुछ और तैयार करना होगा। शौर्य ने ऐसी जगहों पर चीज़ें रखी जो बहुत नज़र नहीं आती थीं, ड्रग्स। ये वो चीज़ें थीं जो शौर्य ने कहीं से उठाई थीं। सूर्यनगर में ऐसी गैरकानूनी चीज़ें ढूंढना आसान था, और ढेर सारी थीं। एकदम 500 किलो। हाँ, 500 किलो। 1000 किलो विस्फोटक और 500 किलो ड्रग्स। ये भी कम था। शौर्य ने 30 पिस्तौल और स्नाइपर राइफल्स भी रख दीं। अब तो बात बनेगी। शौर्य ने चेक किया कि सब ठीक है, फिर अपनी तलवार पर उड़ता हुआ निकल गया। उसे यकीन था कि कल बहुत मज़ा आएगा। अब चाहे वो यमुना में कूद जाएं, ये धुलने वाला नहीं था। अध्याय 387। विश्व टावर। जिम्मेदार शख्स था प्रणव झा, रणवीर का खास आदमी। सुबह सुबह प्रणव, जो अभी औरतों के अड्डे में था, को अपने आदमियों का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग के नीचे सशस्त्र पुलिस का झुंड आया है। कह रहे हैं कि उन्हें खबर मिली है कि बिल्डिंग में गैरकानूनी सामान छुपा है। ये सुनकर प्रणव हंस पड़ा। ये कौन सा कमीना विश्व एंटरप्राइजेज को बदनाम कर रहा है? सब जानते हैं कि विश्व एंटरप्राइजेज कितना ताकतवर है। वो टॉप लीडर और नंबर 2 के साथ दिन कर सकता है। सूर्यनगर के 10 बड़े परिवारों में से कौन ऐसा है जो उनके सामने बदतमीजी करे? अब कोई कह रहा है कि विश्व टावर में गैरकानूनी सामान है। ये तो इंटरनेशनल मजाक है। प्रणव ने अपने आदमियों को कहा कि पुलिस को पहले रोकें, वो जल्दी आ रहा है। विश्व टावर के नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस को अंदर जाने से रोका। सॉरी, हमारा जिम्मेदार शख्स जल्दी आ रहा है। क्या आप उसके आने तक इंतज़ार कर सकते हैं? सिक्योरिटी ने दरवाज़ा ब्लॉक कर दिया। 20 से ज़्यादा पुलिस वाले हथियारों के साथ थे। विश्व टावर की तलाशी का ऑपरेशन नए इंस्पेक्टर अरविंद सरीन ने शुरू किया था। नीचे के लोग हैरान थे। विश्व टावर तो विश्व एंटरप्राइजेज की प्रॉपर्टी है। इंस्पेक्टर सरीन क्या करने जा रहे हैं? ज़रा सी चूक हुई तो ये भारी पड़ सकता है। ये विश्व एंटरप्राइजेज है। प्रणव जल्दी से आ गया। मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर को जानता हूँ। क्या तुमसे कोई गलती हुई है? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? विश्व एंटरप्राइजेज हमेशा नियमों का पालन करता है। प्रणव ने आते ही दूसरों से नज़दीकी दिखाने की कोशिश की, किसी बड़े इंस्पेक्टर का नाम लिया ताकि सामने वाला पीछे हट जाए। अच्छा है कि तुम जिम्मेदार शख्स हो। ये रहा हमारा सर्च वारंट। ऑपरेशन को इंस्पेक्टर सरीन का खास आदमी लीड कर रहा था। इस बार टारगेट कोई भी हो, काम करना ही था। उस मिडिल एज लीडर ने सर्च वारंट दिखाया। प्रणव नाराज हो गया। मैंने इतना कुछ कहा, तुमने एक बात नहीं सुनी और सर्च वारंट ले आए। ये तो विश्व एंटरप्राइजेज के मुंह पर तमाचा है। रुको, मुझे एक फ़ोन करने दो। अगर कोई पुलिस वाला सर्च वारंट लेकर विश्व टावर की तलाशी लेने आए और ये बात बाहर गई तो लोग हंसेंगे। प्रणव ने तुरंत मेयर को फ़ोन किया। मैं विश्व एंटरप्राइजेज से प्रणव बोल रहा हूँ। मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या आप हल कर सकते हैं? हम विश्व एंटरप्राइजेज में अच्छे नागरिक हैं। हम गैरकानूनी सामान कैसे रख सकते हैं? क्या आप दखल नहीं दे सकते? प्रणव हैरान था। तुम मेयर हो और कह रहे हो कि दखल नहीं दे सकते? कौन यकीन करेगा? अगर मेयर नहीं कर सकता तो टॉप लीडर से बात करो। वहाँ भी वही जवाब। अगर विश्व एंटरप्राइजेज के पास गैरकानूनी सामान नहीं है तो सर्च करने दो। अगर गलती हुई तो वो माफ़ी मांग लेंगे। अब प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मजबूरी में उसने अपने बॉस को फ़ोन किया। बॉस, अब क्या करें?
रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर विश्व एंटरप्राइजेस सूर्यनगर में एंट्री करना चाहता है तो लोग रोकेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो सर्च करना चाहते हैं तो करने दो। वैसे तुम्हें यकीन है कि बिल्डिंग में इन दिनों कुछ नहीं हुआ? प्रणव ने भरोसा दिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके ऑर्डर्स के मुताबिक रेनोवेशन के बाद सिक्योरिटी ने बिल्डिंग संभाल ली। 10 लोग हर शिफ्ट में 24 घंटे गश्त करते हैं। 3 करोड़ की सर्विलांस सिस्टम लगी है। कोई चुपके से घुस ही नहीं सकता। तो फिर सर्च करने दो। रणवीर ने फ़ोन काट दिया और सूर्यनगर के उस शख्स को मन ही मन कोसा। उसे लगा कि उसका दिमाग दरवाजे में फंस गया होगा, जो विश्व एंटरप्राइजेस से पंगा ले रहा है। पता नहीं किस कमीने ने ये बेवकूफ़ी भरा आइडिया दिया। आप ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला तो मैं आपकी शिकायत करूंगा। प्रणव ने गुस्से में कहा और सर्च वारंट वापस फेंक दिया। ऊपर जाओ, हर मंजिल हर कोना सर्च करो। 20 से ज़्यादा पुलिस वालों ने सर्च शुरू किया। चूंकि विश्व टावर में अभी कुछ शिफ्ट नहीं हुआ था, ये खाली लग रहा था, जिसमें कुछ छुपाने की जगह ही नहीं थी। पहली मंजिल पर कुछ नहीं, दूसरी मंजिल पर भी नहीं, तीसरी भी खाली। प्रणव पीछे पीछे चल रहा था। हाँ, सर्च खत्म होने के बाद मैं अच्छे से छानबीन करूंगा कि कौन विश्व एंटरप्राइजेस का दुश्मन है और पुलिस को बुलाकर हंगामा कर रहा है। जल्दी ही वो 18वीं मंजिल पर पहुंचे, जो बहुत शुभ नंबर माना जाता है। कुछ मिला। पुलिस को एक कोने में ढेर सारा सामान मिला और ऊपर का कैनवास हटाते ही वो चिल्लाए, विस्फोटक हैं, कम से कम 1000 किलो। तुरंत रायट पुलिस को बुलाओ, अभी, फटाफट। अगर 1000 किलो हाई प्योरिटी विस्फोटक फटे तो तबाही मच जाएगी। आसपास का इलाका ज़मीन में मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सबकी मुसीबत हो जाएगी। प्रणव ठंडा पड़ गया था, लेकिन जब 1000 किलो विस्फोटक मिले वो पूरी तरह सन्न रह गया। बिल्डिंग में विस्फोटक कैसे हो सकते हैं? ये नामुमकिन है। इसे तुरंत पकड़ो। इंस्पेक्टर सरीन का खास आदमी खुश हो गया और प्रणव को पकड़ने का ऑर्डर दिया। उसे पता था कि ये बड़ा केस है। 1000 किलो विस्फोटक यहाँ रखे हैं। ये लोग क्या करने वाले थे? क्या कर रहे हो? प्रणव डर के मारे पीछे हटा। पुलिस वाले ने बंदूक निकाली और उसका काला मुंह प्रणव की तरफ किया। हिल मत। फिर से हिला तो गोली मार देंगे। 2 पुलिस वालों ने प्रणव को पकड़ लिया। जल्दी बोल, तुम्हारी बिल्डिंग में और क्या छुपा है? प्रणव गारंटी दे सकता था कि बिल्डिंग में ऐसा कुछ कभी नहीं था। 1000 किलो विस्फोटक उसकी नाक के नीचे नहीं लाए जा सकते। गलत, गलत, आप ज़रूर गलत समझ रहे हैं। हम विश्व एंटरप्राइजेज ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसी ने हमारी कंपनी को फंसाया है। 10 किलो विस्फोटक को तो किसी बहाने समझाया जा सकता है, लेकिन 1000 किलो विस्फोटक, इसका कोई जवाब नहीं। प्रणव ने जी जान से सफाई देने की कोशिश की। बाकी मंजिलें तुरंत सर्च करो। मुझे शक है कि ये उनका अड्डा है, या शायद वो कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं। प्रणव बेहोश होने वाला था। यहाँ देखो, बंदूकें और गोला बारूद हैं। 30 से ज़्यादा बंदूकें, सबमशीन गन्स और स्नाइपर राइफल्स, सभी लोडेड। बड़ा केस, बहुत बड़ा केस। पुलिस वाले उत्साहित हो गए। क्या विश्व एंटरप्राइजेज बैंक लूटने की प्लानिंग कर रहा था? 1000 किलो विस्फोटक, 30 से ज़्यादा बंदूकें, जिनमें हैवी वेपन्स शामिल थे। जब प्रणव को बंदूकों की खबर मिली, उसका चेहरा काला पड़ गया और टांगें कांपने लगीं। खत्म, अब सब खत्म। अब वो नदी में कूद जाए तो भी बच नहीं सकता। जल्दी ही एक और खबर आई। 66वीं मंजिल पर एक और बड़ा खुलासा। 500 किलो ड्रग्स, वो भी हाई प्योरिटी। प्रणव, तुम में हिम्मत तो देखो। 1000 किलो विस्फोटक, बंदूकें और 500 किलो ड्रग्स। चलो, विश्व टावर को सील करो। बिना ऑर्डर के कोई अंदर नहीं जाएगा। और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को ले चलो, एक भी नहीं छोड़ना। प्रणव धम्म से नीचे बैठ गया। पूरी तरह डर गया था। ये बड़ा केस था, बहुत बड़ा। अध्याय 388। विश्व टावर को सील कर दिया गया। ये बड़ी खबर थी। सूर्यनगर के सारे जर्नलिस्ट वहां सबसे पहले पहुंच गए। डर था कि कहीं पीछे न रह जाएं। विश्व टावर के बाहर पहुंचते ही पुलिस ने कॉर्डन लगा रखा था, लेकिन दिख रहा था कि कुछ पुलिस वाले विस्फोटकों के डिब्बे सावधानी से नीचे ला रहे थे। साथ ही विस्फोटक ट्रांसपोर्ट करने वाली एक स्पेशल गाड़ी भी खड़ी थी। अगले दिन विश्व टावर ने हेडलाइंस बनाई और पुलिस ने केस की प्रोग्रेस बताई, जिसमें 1000 किलो से ज़्यादा हाई प्योरिटी विस्फोटक, 500 किलो ड्रग्स और कई बंदूकें शामिल थीं। पूरा सूर्यनगर उबल पड़ा। खासकर जो लोग आसपास रहते थे, वो डर के मारे कांप गए। विश्व टावर की जानकारी भी खोद निकाली गई, खासकर नेटिजन्स ने, जिन्होंने विश्व एंटरप्राइजेस को उलट पुलट कर रख दिया। मैंने तो कहा था, विश्व एंटरप्राइजेस कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये तो बड़ा धमाका होने वाला है। इस बार पुलिस ने कमाल कर दिया। आखिरकार कुछ अच्छा किया। विश्व एंटरप्राइजेस को बंद करना होगा। कौन जानता है, ये भविष्य में क्या करेंगे। नेटिजन्स विश्व एंटरप्राइजेस की बुराई कर रहे थे। जब सूर्यनगर के 10 बड़े परिवारों को ये खबर मिली, वो सब हैरान रह गए। विश्व एंटरप्राइजेस क्या करने जा रहा था? सूर्यनगर को तबाह करना चाहता था।
बंदूकें, विस्फोटक, ड्रग्स, सब तैयार। सब विश्व एंटरप्राइजेस को थम्स अप देना चाहते थे। कोई भी परिवार विश्व एंटरप्राइजेस का स्वागत नहीं करता था, लेकिन रोकना मुश्किल था। अब जब विश्व एंटरप्राइजेस ने खुद अपनी कब्र खोदी तो सब खुश थे। निर्वाण एस्टेट। यामिनी को भी शौर्य की तारीफ करनी पड़ी, जिसने बिना किसी को भनक लगे फंसाया। क्या शानदार चाल थी, तुम कमाल हो, यामिनी ने उत्सुकता से पूछा। तुमने ये कैसे किया? शौर्य ने कंफ्यूज्ड और हैरान सा चेहरा बनाया। तुम गलत समझ रही हो। क्या मुझे लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? जरूर उनके दुश्मनों ने किया होगा। इसने मेरी बहुत मेहनत बचा दी। ये तुमने नहीं किया। यामिनी को शौर्य की बात पर यकीन नहीं हुआ। शौर्य ने हाथ फैलाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेला ये कर सकता हूँ? मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया था। इस बार मुझे उन लोगों का शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने मेरी मदद की। इतना बड़ा हादसा होने के बाद विश्व टावर का विश्व एंटरप्राइजेस के पास वापस जाना आसान नहीं होगा। अब पूरा सूर्यनगर ये बात जानता था। विश्व एंटरप्राइजेस का सूर्यनगर में आना अब नामुमकिन हो गया। कोई नहीं चाहता कि विश्व एंटरप्राइजेस सूर्यनगर में आए। कौन जाने, भविष्य में ऐसा कुछ फिर हो। विश्व एंटरप्राइजेस की सफाई पर कौन यकीन करेगा? 24 घंटे गश्त करने वाले सिक्योरिटी और 3 करोड़ की सर्विलांस सिस्टम के बावजूद। बेवकूफ़ ही यकीन करेगा, यामिनी सोचने लगी। क्या सचमुच शौर्य ने ये नहीं किया? ये बहुत बड़ा संयोग था। लेकिन अगर शौर्य ने किया तो एक आदमी के लिए इतना कुछ करना नामुमकिन लगता है। 1000 किलो विस्फोटक, ड्रग्स वगैरह को वहां ले जाना आसान नहीं। इसके लिए पूरी टीम चाहिए। वो 3 करोड़ का सर्विलांस सिस्टम कोई मजाक नहीं है। सूर्यनगर विश्व टावर में हादसा। इंद्रप्रस्थ में विश्व एंटरप्राइजेज ने पब्लिक रिलेशंस शुरू किया ताकि खबर को दबाया जाए। उनका एक ही दावा था कि किसी ने जानबूझकर विश्व एंटरप्राइजेस को फंसाया। जोरदार सफाई के साथ कई लोगों ने उनकी बात मान भी ली। विश्व एंटरप्राइजेस के ऑफिस में रणवीर ने 5-6 फूलदान तोड़ डाले, हर एक की कीमत लाखों में थी। वो गुस्से से आग बबूला था। कमीना, अगर मुझे पता चला कि ये किसने किया तो मैं उसका पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। रणवीर का चेहरा डरावना और खौफनाक हो गया। ये पक्का फंसाने की साजिश थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन ऐसा कर सकता है और सिक्योरिटी और सर्विलांस को चकमा दे सकता है। अब पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ है और कई लोग हमारा बॉयकॉट शुरू कर चुके हैं। रणवीर हमेशा से सूर्यनगर में एंट्री करना चाहता था। इंद्रप्रस्थ में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन सूर्यनगर अलग था। अब विश्व टावर में ये हादसा हो गया और इसका जवाब देना मुश्किल था। वहां का सर्विलांस कभी फेल नहीं हुआ था। फंसाने की बात को साबित करना मुश्किल था। बस इतना कह सकते हैं कि सामान तब लाया गया जब विश्व टावर में सर्विलांस कैमरे नहीं लगे थे। पब्लिक रिलेशंस जारी रखो। सूर्यनगर के टॉप लीडर और नंबर 2 से कांटेक्ट करो, बोलो मैं उन्हें डिनर पर बुला रहा हूं। रणवीर अब और नहीं बैठ सकता था और खुद सूर्यनगर जाने का फैसला किया। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो विश्व टावर सील रहेगा, जो बहुत बड़ा नुकसान होगा। बॉस, आप चाहते हैं कि मैं विश्व एंटरप्राइजेस के शेयर खरीदूं? विक्रम चौहान ने हैरानी से पूछा। शौर्य ने सिर हिलाया। हाँ, पूरी ताकत लगाओ और पैसे की फिक्र मत करो। अब विश्व एंटरप्राइजेस का स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है, ये खरीदने का सही मौका है। मैं विश्व एंटरप्राइजेस में घुसना चाहता हूँ। विक्रम की आंखें चमक उठीं और वो उत्साहित हो गया। मैं अभी करता हूँ। याद रखना, अपनी पहचान जाहिर मत होने देना। विक्रम ऑर्डर और शौर्य का ऑथराइजेशन लेटर लेकर गया, जिससे वो बैंक के फंड्स कंट्रोल कर सकता था। शौर्य को ये सबसे सुरक्षित तरीका लगा, विश्व एंटरप्राइजेस को अपने कब्जे में लेना। किसने कहा था कि विश्व एंटरप्राइजेस उसकी कंपनी को 5 करोड़ में खरीदे? तो शौर्य ने उल्टा अधिग्रहण का प्लान बनाया। पैसा, शौर्य को इसकी परवाह नहीं थी। अगर वो चाहे तो पैसा कोई समस्या नहीं था। शौर्य ने राकेश ओबरॉय को भी फोन किया और विश्व एंटरप्राइजेस के शेयर खरीदने को कहा, ताकि विश्व एंटरप्राइजेस को लगे कि ओबरॉय खानदान ने हमला किया है। अब राकेश शौर्य का पक्का चमचा था। पूरा ओबरॉय खानदान अब राकेश के कंट्रोल में था। जब से राकेश ने खानदान संभाला, वो लो प्रोफाइल हो गया। बाहर के लोग अंदाजा लगाते थे कि ओबरॉय खानदान ने सूर्यनगर के राजा को रोकने के लिए भारी कीमत चुकाई होगी। अब ओबरॉय खानदान चुपके से अपने जख्म चाट रहा था। शौर्य के लिए राकेश को ओबरॉय खानदान की तरफ से काम करने देना सबसे सही था। कोई नहीं सोचेगा कि इसके पीछे शौर्य है। विजय सेना से मिली खबरों से शौर्य को पता था कि विश्व एंटरप्राइजेस भी कोई साफ सुथरी चीज नहीं थी। विश्व एंटरप्राइजेस को ठिकाने लगाने के बाद शौर्य को कोई बोझ नहीं था। अपनी कंपनी को 5 करोड़ में खरीदने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर ऊपर वालों को पता भी चला तो वो कुछ नहीं कहेंगे। ये उनकी अपनी गलती थी। शौर्य को अब सभ्य लोग ज्यादा पसंद आने लगे थे। भारत में बड़े मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को हमेशा नीचा देखा जाता है, उन्हें बस गुंडा समझा जाता है। लेकिन अगर किसी ने विशाल ताकत बना ली तो बात अलग है। मुझे एक प्रोफेशनल मैनेजर ढूंढना होगा। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी।
ये ख्याल आने के बाद शौर्य ने विश्लेषण शुरू किया। हालांकि कॉस्मेटिक्स से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये शौर्य की विशाल ताकत बनाने की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। शौर्य ने कुछ और करने का फैसला किया। गोलियां बनाना बेहतर है या स्किल्स? ये सोचने लायक सवाल था। दोनों का ही मार्केट बहुत बड़ा है। अध्याय 389। विक्रम चौहान और राकेश ओबरॉय ने शौर्य के ऑर्डर्स पर विश्व एंटरप्राइजेस के बाहर के शेयर चुपके से खरीदने शुरू किए, साथ ही विश्व एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर से कॉन्टैक्ट किया। विश्व एंटरप्राइजेस में शर्मा परिवार के पास सबसे ज़्यादा शेयर थे, लेकिन सारे नहीं। उनके पास सिर्फ 45% शेयर थे, जो उन्हें सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनाता था। सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था। विक्रम और राकेश दोनों इस फील्ड के माहिर थे। वो लगातार खबरें लीक करते रहे ताकि विश्व एंटरप्राइजेस का शेयर प्राइस गिरे। थोड़े ही समय में विश्व एंटरप्राइजेस के 2000 करोड़ रुपए उड़ गए। ये नुकसान बढ़ता जा रहा था। चाहे विश्व एंटरप्राइजेस ने कितना भी पब्लिक रिलेशंस किया, वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सूर्यनगर की तरफ से कोई खबर नहीं थी, जिससे साफ था कि विश्व एंटरप्राइजेस के लिए ये मसला हल करना आसान नहीं था। इतना बड़ा केस, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? क्या मजाक है? कौन यकीन करेगा? जब विश्व एंटरप्राइजेस अपनी सफाई में लगा था, शौर्य को नक्षत्र अमृत वृक्ष की खास जानकारी मिली। कुल 5 जगहें यामिनी जानकारी लेकर आई थी। हाँ, ये 5 जगहें हैं, लेकिन इनमें से 3 पर अभी किसी का कब्जा है। यामिनी ने ऊपर की 3 जगहों की तरफ इशारा किया। बस 2 जगहें बची हैं। अगर तुम्हें ढूंढना है तो ये जगह तुम्हारा आखिरी मौका है। गिरिवन, शौर्य को सचमुच नहीं पता था कि वो इतने तेज होंगे। 5 जगहें थीं और उन्होंने एक पर कब्जा कर लिया। बाकी 4 में से 3 उनके कब्जे में थीं, सिर्फ ये आखिरी जगह बची थी। गिरिवन, वो असली जंगल है। भले ही हमें लोकेशन पता है, हम बड़े पैमाने पर सर्च नहीं कर सकते। वहाँ खतरा ही खतरा है और आम लोग वहाँ टिक नहीं सकते। गिरिवन, शौर्य को ये जगह पता थी, ये असली जंगल था। आम लोगों के लिए ये मरघट जैसा था। हर तरफ जहरीले कीड़े, ढेर सारे जंगली बिल्ले, भेड़िए वगैरह। शौर्य ने राहत की सांस ली। नक्षत्र अमृत फल का आखिरी मौका गिरिवन में था, जिससे उसकी कई चिंताएं कम हो गईं। मुझे पहले नक्षत्र अमृत फल को अब्जॉर्ब करना होगा, तब मेरे पास इसे सेंस करने की ताकत होगी। फिर मुझे गिरिवन के विशाल जंगल में बिना सिर के मक्खी की तरह भटकना नहीं पड़ेगा। वैसे विश्व एंटरप्राइजेस का रणवीर शर्मा सूर्यनगर आ गया है, यामिनी ने अचानक कहा। रणवीर शर्मा, विश्व एंटरप्राइजेस का प्रेसिडेंट असिस्टेंट। शौर्य ने विश्व एंटरप्राइजेस की जानकारी पढ़ी थी और उसे याद था कि अभी कंपनी को कौन चला रहा है। वो था यंग रणवीर शर्मा। हाँ, लगता है उसने रिश्ते सुलझा लिए। यामिनी हंसी। टॉप लीडर और नंबर 2 को डिनर के लिए इनवाइट किया है। शौर्य हंस पड़ा और बोला, लगता है उन्हें विश्व टावर की बहुत फिक्र है। यामिनी ने आंखें घुमाईं। 250 करोड़ की बिल्डिंग की फिक्र क्यों नहीं होगी? ये विश्व एंटरप्राइजेस का चेहरा है। घबराहट तो होगी। तुम क्या करने वाले हो? शो देखते हैं। सूर्यनगर के राजा के तौर पर वो इस इलाके का बादशाह था। विक्रम, टॉप लीडर और नंबर 2 को नोटिफाई करो कि मसले को जितना हो सके टालें और साफ जवाब न दें। शौर्य ने फ़ोन उठाया और जीशान खान को फ़ोन किया। यामिनी को विश्व एंटरप्राइजेस के लिए सचमुच तरस आ रहा था। किसी और से पंगा लेते, लेकिन शौर्य से क्यों? खासकर अब, जब वो सूर्यनगर का राजा था। एक ऑर्डर और रणवीर का सूर्यनगर दौरा बेकार। सूर्यनगर, ताज विस्टा रेस्तरां। रणवीर का चेहरा उदास था। पहली बार विश्व एंटरप्राइजेस का रुतबा काम नहीं आया। ये कमीने पहले विश्व एंटरप्राइजेस का फ़ायदा उठाते थे और अब चुप हैं। सब मरने लायक हैं। रणवीर ने सोफा लात मारकर गिरा दिया, चाय के कप और बाकी चीज़ें तोड़ डालीं, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे लगा था कि अगर वो टॉप लीडर और नंबर 2 को डिनर के लिए बुलाएगा तो विश्व एंटरप्राइजेस के सम्मान में वो ज़रूर आएंगे। उसने तो हर एक के लिए 5 करोड़ की बैंक कार्ड भी तैयार की थी। रणवीर हमेशा उदारता से काम करता था। उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं था। अगर कुछ हो नहीं रहा तो बस पैसा कम है। ये रणवीर का फेवरेट तरीका था। पैसे से हमला। कम पड़ा तो और फेंको। लेकिन टॉप लीडर और नंबर 2 ने ना कहा ना बस टालते रहे। यही बात रणवीर को गुस्सा दिला रही थी। बॉस, क्या मैं रात को उनके घर जाकर चेतावनी दूं? उसके खास गुंडे ने जहरीले सांप की तरह कहा। उसकी आंखें ठंडी और डरावनी थीं। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो मसला हल करें। रणवीर ने सिर हिलाया। अभी नहीं, ये सूर्यनगर है, इंद्रप्रस्थ नहीं। शायद पीछे वाला यही चाहता है कि मैं ऐसा करूं। सूर्यनगर के इस दौरे में रणवीर को बड़ा झटका लगा था। जितना मुश्किल काम, रणवीर को उतना ही करने में मजा आता था। वैसे पता चला कि इस बार विश्व एंटरप्राइजेस को कौन टारगेट कर रहा है? रणवीर ने पूछा। विश्व टावर विश्व एंटरप्राइजेस का चेहरा है और जो इस पर हमला कर रहा है वो जरूर सूर्यनगर की कोई स्थानीय ताकत है। बॉस, मैं नाकाम रहा, अभी कुछ नहीं पता,
लेकिन हमें पता चला कि ओबरॉय खानदान हमारे स्टॉक्स खरीद रहा है। ओबरॉय खानदान। रणवीर की आंखों में ठंडक चमकी, इतनी हिम्मत। सूर्यनगर में सब जानते हैं कि ओबरॉय खानदान को सूर्यनगर के राजा ने पीटा था और अब वो चुपके से अपने जख्म चाट रहा है। पूरा सूर्यनगर चाहता है कि ओबरॉय खानदान खत्म हो जाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो इतने जिगरी होंगे। सुना है कुछ दिनों में सूर्यनगर में एक चैरिटी पार्टी है। एक इनविटेशन लेटर लाओ, मैं उनके साथ मजा लूंगा। वैसे राजधानी से वो शख्स इंद्रप्रस्थ में नहीं है, उसे बुलाओ, थोड़ा तमाशा देखे। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। लगभग पक गया। शौर्य को आकाश यक्ष से मैसेज मिला। समय गिनते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और अब पकने का वक्त था। उसने एक अदृश्यता मंत्र किया, अपनी तलवार उठाई और उपनगर की उस जगह की तरफ उड़ा। वहां पहुंचते ही उसे नक्षत्र की ताकत महसूस हुई। अच्छा हुआ मैंने फॉर्मेशन बनाकर सब सील कर दिया, वरना कोई ढूंढ लेता। शौर्य को राहत हुई। फॉर्मेशन से गुजरकर वो गुफा में पहुंचा। इस वक्त पूरी गुफा नीले नक्षत्रों से भरी थी, जैसा कि उसने पहले देखा था। पिछली बार की तुलना में इस बार शोर कम था। शौर्य के हिसाब से ये इसलिए था क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी मजबूत नहीं थी और यहाँ पैदा होने वाला नक्षत्र अमृत फल उतना ताकतवर नहीं था। फिर भी शौर्य के लिए इसका असर बहुत अच्छा था। कम से कम उसका शक्तिमान शरीर और बेहतर हो सकता था, शायद शक्तिमान की चोटी तक पहुंच जाए। लेकिन इस बार शौर्य की नज़र नक्षत्र अमृत फल पर नहीं, बल्कि उस रहस्यमयी नीलमणि पर थी। अंतर्जनन से शौर्य को उस मणि का रहस्य महसूस हो रहा था। अंधेरे से आकाश यक्ष निकला। बस थोड़ा और, शौर्य ने सोचा, तुम बाहर जाकर पहरा दो। अगर कोई यहाँ पास आए तो सबको मार डालो, बस एक को जिंदा छोड़ना। महत्वपूर्ण मौके पर शौर्य कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हादसे सबसे बुरी चीज होती हैं। अध्याय 390। आधी रात थी। नक्षत्रों की रोशनी बेतहाशा चमक रही थी। ये इस बात का इशारा था कि नक्षत्र अमृत फल पकने वाला है। ये प्रोसेस आधे घंटे तक चला और नक्षत्र अमृत फल पूरी तरह पक गया, उस पर नक्षत्रों के पैटर्न उभर आए। अगर शौर्य ने पहले नहीं देखा होता तो उसे सचमुच नहीं पता होता कि पका हुआ फल कैसा दिखता है। पकने पर नक्षत्र अमृत फल अपने आप गिर जाता है। शौर्य ने एक सच्ची ऊर्जा की गेंद फेंकी ताकि फल को सहारा मिले। अगर कोई इंसान इसे छू लेता तो वो तुरंत सड़ जाता और उसकी सारी आंतरिक ऊर्जा गायब हो जाती। तुम भी यहाँ आओ। नक्षत्र अमृत फल पक चुका था और नक्षत्र अमृत वृक्ष सूखने लगा और धूल में बदल गया। शौर्य ने हाथ बढ़ाया और एक पूरी तरह नीली मणि उसके हाथ में आ गई। क्या शानदार मणि! शौर्य ने मणि को नहीं देखा, बल्कि पहले नक्षत्र अमृत फल को डील करने का फैसला किया। अगर समय बीत गया तो इसका असर खत्म हो जाएगा और फिर ये बेकार हो जाएगा। बाहर आकाश यक्ष गश्त कर रहा था तो सेफ्टी की कोई चिंता नहीं थी। शौर्य ने आत्मविश्वास के साथ पालथी मारकर बैठ गया, मुंह खोला और नक्षत्र अमृत फल निगल लिया। इसका स्वाद वैसा ही था जैसा पहली बार था। फिर एक ऊर्जा का सैलाब उमड़ा और पलक झपकते उसके पूरे शरीर में फैल गया। कल्टीवेशन की दुनिया की तुलना में इसका असर अभी भी बहुत कम है। आखिर दोनों दुनियाएं अलग हैं। शौर्य ने सिर हिलाया। ये ताकत भले ही दबंग लग रही थी, लेकिन वो इसे बर्दाश्त कर सकता था। अगर ये कल्टीवेशन की दुनिया में होता तो बिल्कुल नहीं चलता। पहली ही चोट में जान निकल जाती। शौर्य को इसे रिफाइन और अब्जॉर्ब करने में 3 दिन लगे। इन 3 दिनों में शौर्य एक पल भी नहीं रुका, लगातार अब्जॉर्ब और रिफाइन करता रहा, बार बार वही एक्शन दोहराया और असर बहुत साफ था। हुंश! जैसे ही शौर्य ने सांस ली और छोड़ी, एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जैसे बिजली कड़की हो। ये तब होता है जब शरीर इतना मजबूत हो जाता है। शक्तिमान की चोटी। शौर्य ने आंखें खोलीं। 3 दिनों में उसका शरीर शक्तिमान स्तर की चोटी पर पहुंच गया। वो बहुत खुश था। अब उसका शरीर आसानी से तोप के गोलों को झेल सकता था। भारत में मैं अब कह सकता हूं कि मेरे पास असली कॉन्फिडेंस है। यहां तक कि न्यूक्लियर बम का हमला भी मैं झेल लूंगा। शौर्य खड़ा हुआ और अपने शरीर को हिलाया। पूरे शरीर में ताकत का एहसास बहुत अच्छा था। जब वो गुफा से बाहर निकला तो बाहर दिन का उजाला था। उसने फ़ोन निकाला जिसमें 20 से ज़्यादा मिस्ड कॉल्स थे। इस बार शौर्य ने किसी को नहीं बताया था कि वो अमृत फल को रिफाइन करने जा रहा है। सबसे ज़्यादा कॉल्स विक्रम चौहान और राकेश ओबरॉय के थे और जाहिर है वो विश्व एंटरप्राइजेस के शेयर खरीदने के बारे में थे। बाकी कॉल्स औरतों के थे। चलो वापस चलते हैं। निर्वाण एस्टेट में वापसी। शौर्य ने एक एक करके सबको कॉल बैक किया और फिर नक्षत्र अमृत वृक्ष से गिरी नीली मणि निकाली। ये पहली बार था जब उसने इतनी अजीब चीज़ देखी थी। नीली मणि की बनावट बहुत खास थी। शौर्य ने अपनी आत्मचेतना से चेक किया और पाया कि ये स्टोरेज रिंग नहीं थी। ये सचमुच अजीब था। स्टोरेज रिंग नहीं है, ये कोई साधारण मणि तो नहीं हो सकती। शौर्य को बिल्कुल यकीन नहीं था कि इतने खास वृक्ष पर कोई साधारण मणि होगी।
अगर ये साधारण होती तो इसका मटेरियल इतना दबाव नहीं झेल पाता और कब का स्क्रैप मेटल बन चुका होता। मैं अभी भी यकीन नहीं करता। मेरे ज्ञान के साथ मैं इस मनी का ओरिजिन नहीं ढूंढ सकता। शौर्य ने इस चीज से सचमुच जंग छेड़ दी। उसने आत्मचेतना से अंदर बाहर चेक किया, खून से रिफाइन किया वगैरह, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब शौर्य को सचमुच नहीं पता था कि क्या बोले। क्या बकवास है। शौर्य ने हिंसा से मणि को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मणि ने हमला झेल लिया और पूरी तरह सलामत रही, उस पर कोई निशान तक नहीं पड़ा। वो शक्तिमान की चोटी के मास्टर का हमला था। यहाँ तक कि एक खजाना भी शौर्य की ताकत नहीं झेल सकता था, लेकिन ये मणि झेल गई। इसका मटीरियल टॉप क्लास था। ये पहली बार था जब शौर्य किसी मणि से हारा और उसे कोई रास्ता नहीं सूझा। तो बस देखता रहूं। शौर्य ने मणि को बेबसी से देखा। वो गारंटी दे सकता था कि ये चीज़ पृथ्वी की नहीं थी। थ्योरेटिकली पृथ्वी की टेक्नोलॉजी ऐसी मणि नहीं बना सकती। नीली मणि कॉफ़ी टेबल पर थी, अजीब रंग चमक रही थी। छोड़ो, अभी नहीं कर पाया, इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में नहीं कर पाऊंगा। शौर्य को लग रहा था कि इस चीज़ का ओरिजिन बहुत बड़ा है और इसे फेंकना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। शौर्य ने बेफिक्री से मणि को अपनी उंगली में पहन लिया। इस मणि की क्वालिटी और रंग बहुत अच्छे थे, तो शौर्य ने इसे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया। जब वो इसे उंगली में पहन लेता तो कोई इसे छीन नहीं सकता था। लेकिन मणि पहनने के बाद शौर्य को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। चींटी के काटने जैसी चुभन हुई और नीली मणि ने उसकी उंगली को कस लिया और एक बूंद खून को मणि ने अब्जॉर्ब कर लिया। सिस्टम एक्टिवेशन। सिस्टम एक्टिवेट हो गया। शौर्य पूरी तरह सन्न रह गया। उसके दिमाग में एक और आवाज़ गूंजी, ठंडी और बेरहम। क्या बकवास, ये तो एलियन सिविलाइजेशन है। कल्टीवेशन की दुनिया में जाने से पहले शौर्य को एलियंस में बहुत इंटरेस्ट था। उसे यकीन था कि विशाल यूनिवर्स में और भी जीवन रूप होंगे। जब वो आवाज़ गूंजी, शौर्य चौंक गया। उसने आधा दिन इस मणि को समझने की कोशिश की थी और अब पता चला कि इसे ऐसे एक्टिवेट करना था। क्या बकवास। सिस्टम बाइंडिंग। बाइंडिंग। शौर्य के पास इस आवाज़ का कोई जवाब नहीं था और वो अपनी उंगली से मणि को निकाल भी नहीं सकता था। सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। मास्टर नमस्ते, मैं इनविंसिबल सिस्टम हूँ, आपकी सेवा के लिए। शौर्य के सामने एक 3D फिगर उभरा और उसी ठंडी बेरहम आवाज़ में बोला, तुम कौन हो, मुझसे उतरो। शौर्य का भी गुस्सा गर्म था। वो किसी को अपने ऊपर रहने कैसे दे सकता था। बिल्कुल नहीं। कोई गारंटी नहीं कि ये सिस्टम क्या करेगा। शौर्य को इस इनविंसिबल सिस्टम का इंप्रेशन अच्छा नहीं था। मजाक क्या, वो तो सम्राट शौर्य है जिसने विजयी द्वादश शरीर साधना की है। भविष्य में वो टॉप लेवल पावरहाउस बनेगा। उसे किसी इनविंसिबल सिस्टम की ज़रूरत नहीं। चूंकि मास्टर को इनविंसिबल सिस्टम पर शक है और इस सिस्टम को इग्नोर कर रहा है, सिस्टम तुरंत सजा देगा। उस आदमी की आवाज़ बोली। सजा। शौर्य हंसने वाला था। अब मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है और एक सिस्टम मुझे सजा देना चाहता है। क्या मजाक है। वाह। ये ख्याल आते ही शौर्य को एक ज़बरदस्त बिजली का झटका लगा। जैसे ही बिजली शरीर में घुसी, शौर्य का पूरा शरीर नाचने लगा। ये एक खौफनाक बिजली थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वो कीचड़ की तरह ज़मीन पर ढह गया। सजा खत्म। अगर मास्टर फिर शक करेगा तो अगली सजा 5 मिनट की होगी। शौर्य का दिमाग खाली हो गया। ये बिल्कुल अकल्पनीय था कि वो, एक शक्तिमान मास्टर, सिस्टम के बिजली के हमले को नहीं झेल सका। सिर्फ 10 सेकंड हुए थे, अगर 5 मिनट हो गए। शौर्य इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। तुमने ये कैसे किया। अध्याय 391। नील मणि में इनविंसिबल सिस्टम। ये शौर्य राठौर के जीवन का सबसे जबरदस्त अनुभव था। दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है, ये सोचकर ही दिमाग हिल गया। शौर्य को एक बात समझ आई। शायद वो अभी तक अनजान था। भले ही उसने कल्टीवेशन की दुनिया में सम्राट शौर्य का दर्जा हासिल कर लिया हो, लेकिन वो सिर्फ कल्टीवेशन की दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा था। सम्राट शौर्य के ऊपर तो देवता हैं। यहाँ तक कि सम्राट शौर्य भी शायद एक देवता के वार को न झेल पाए। मालिक, इनविंसिबल सिस्टम यूनिवर्स के 9वें विश्व का प्रोडक्ट है, सिस्टम की आवाज़ ने लंबा चौड़ा परिचय दिया। शौर्य को आखिरकार समझ आया। ये सिस्टम 9वें विश्व ने बनाया था ताकि लोग अजेय और ताकतवर बन सकें। पहले जो बिजली मालिक को सजा देने के लिए गिरी थी, वो कोई साधारण बिजली नहीं थी। वो हाई लेवल बिजली थी, खास तौर पर शरीर को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई। ये धरती की आम बिजली से कोसों दूर है। सिस्टम ने कहा, अच्छा, तो ये कोई मामूली बिजली नहीं थी। मालिक, तुम अपनी खासियतें चेक कर सकते हो। शौर्य चौंका, मेरे पास खासियतें भी हैं। बिल्कुल, इनविंसिबल सिस्टम में खासियतें न हो, ऐसा कैसे हो सकता। मालिक, बस मन में सोचो और खासियतों का कॉलम खुल जाएगा। शौर्य ने ट्राई किया, खासियतों का कॉलम खोलो। जैसे गेम में होता है, वैसे ही एक खासियतों का कॉलम सामने आ गया। शौर्य राठौर, लेवल 1, पॉइंट्स 0, प्रेस्टीज 1 लाख, ...
ये कॉलम वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा शौर्य ने सोचा था। इतना साधारण कि हंसी आ जाए। शौर्य निराश हो गया। ये क्या खासियतों का कॉलम है ये तो। शौर्य को शक होने लगा कि कहीं सिस्टम फर्जी तो नहीं। इतना बेसिक कॉलम। मालिक, तुमने सही देखा, ये वाकई खासियतों का कॉलम है। बस पॉइंट्स और प्रेस्टीज के काम समझ लो, बाकी सब इग्नोर करो। ठीक है, चलो इसे सिंपल रखते हैं। पॉइंट्स और प्रेस्टीज का क्या काम है बता सकता है? कोई दिक्कत नहीं मालिक। सिस्टम ने शौर्य को समझाना शुरू किया। पॉइंट से तरह तरह की हाईटेक चीजें खरीदी जा सकती हैं। ये तो ब्लैक टेक्नोलॉजी है। शौर्य हैरान रह गया, खासकर जब उसने मॉल एक्टिवेट किया और पॉइंट्स मॉल में ढेर सारी ब्लैक टेक्नोलॉजी देखी। इन टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए ढेर सारे पॉइंट्स चाहिए। शौर्य का सिर चकरा गया। स्पेस बैटलशिप का ब्लूप्रिंट 100 करोड़ पॉइंट्स, स्पेस गेट के लिए 5 करोड़ पॉइंट्स, ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड 1 करोड़ पॉइंट्स, एनर्जी शॉक कैनन 8 करोड़ पॉइंट्स। और ये सब सिर्फ ब्लूप्रिंट्स हैं, रेडीमेड प्रोडक्ट्स नहीं। पॉइंट्स की कीमत सुनकर शौर्य का मूड खराब हो गया। ये चीजें धरती की मौजूदा टेक्नोलॉजी से कोसों आगे हैं। अगर इन्हें बनाया जाए तो इनकी ताकत इतनी होगी कि कल्टीवेशन करने वाले भी इनके सामने सावधान हो जाएंगे। पॉइंट्स कैसे कमाएंगे? शौर्य ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उसके पास अभी 0 पॉइंट्स थे। पॉइंट्स के लिए मालिक को खुद पैसे कमाने होंगे। 100 भारतीय रुपये का 1 पॉइंट, यानी 10 लाख पॉइंट्स के लिए 100 करोड़ रुपये चाहिए। शौर्य थक गया। ये तो पूरा जाल है। फिर भी ये रेशियो ठीक था। अगर 1000 रुपये का 1 पॉइंट होता तो वो सचमुच पक्का जाल होता। वैसे पॉइंट्स के लिए पैसे खुद ही कमाने होंगे। सिस्टम बोला, हाँ, सिर्फ मालिक के खुद कमाए पैसे ही पॉइंट्स में बदले जा सकते हैं। शौर्य हंस पड़ा। अभी तो थोड़ा फ्री टाइम मिला था, लेकिन अब फिर से बिजी होना पड़ेगा। मेरी तो पहले से कंपनी है, वो नहीं चलेगी। अभी सपोर्ट नहीं है। सिस्टम बाइंडिंग के बाद सब कुछ जीरो से शुरू होता है। शौर्य को सिस्टम को 2-4 थप्पड़ मारने का मन हुआ। और प्रेस्टीज का क्या? प्रेस्टीज का मतलब है कि जितने ज़्यादा लोग मालिक को जानेंगे उतना ज़्यादा प्रेस्टीज मिलेगा। सिस्टम ने कहा, प्रेस्टीज से कई चीज़ें खरीदी जा सकती हैं और लॉटरी भी खेली जा सकती है। प्रेस्टीज मॉल खुल गया। जैसा शौर्य ने सोचा, उसमें ढेर सारी चीज़ें थीं, सिवाय टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ों के। अरे, ये क्या, ऐसी चीज़ें भी हैं? शौर्य की आंखें फट गईं। काला शक्ति अनुभव गोली 20 लाख प्रेस्टीज। खाने के बाद फटाफट काला शक्ति योद्धा बन जाओ। महागुरु अनुभव गोली 80 लाख प्रेस्टीज। खाओ और तुरंत महागुरु बन जाओ। शक्ति सम्राट अनुभव गोली 5 करोड़ प्रेस्टीज। प्रारंभिक जल शक्ति 10 लाख प्रेस्टीज। पृथ्वी शक्ति प्रारंभिक स्तर 10 लाख प्रेस्टीज। शौर्य की आंखें चमक उठीं। ये इन्विंसिबल सिस्टम तो कमाल का है। भले ही शौर्य काला शक्ति योद्धाओं या उन शक्तियों को छोटा समझता हो, लेकिन उसे पता था कि अगर ये चीजें बाहर आईं तो तहलका मच जाएगा। आगे की चीजें देखकर शौर्य और उत्साहित हो गया। ये क्या, उड़ने वाली तलवार भी खरीदी जा सकती है? पहले पता होता तो इतनी मेहनत क्यों करता। निम्न स्तर उड़ने वाली तलवार 2 करोड़ प्रेस्टीज। मध्यम स्तर उड़ने वाली तलवार 5 करोड़ प्रेस्टीज। शौर्य ने पहले इन्विंसिबल सिस्टम को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन मॉल की चीजें देखकर उसे एहसास हुआ कि ये सिस्टम वाकई दमदार है। बाद में तो शौर्य ने शक्ति सम्राट जैसी अनुभव गोलियां भी देखीं, जो आसानी से रियल ब्रेक थ्रू कर सकती थीं। शौर्य की सारी नाराजगी गायब हो गई। ये तो असली टॉप क्लास सामान है, कल्टीवेशन का शॉर्टकट। सिस्टम जबरदस्त है। पैसे कमाना और प्रेस्टीज हासिल करना ही तो है। आसान है। 1 लाख प्रेस्टीज तो शायद सूर्यनगर के राजा होने की वजह से मिला होगा, लेकिन सूर्यनगर का राजा होने के बावजूद सिर्फ 1 लाख प्रेस्टीज, ये तो बहुत कम है। शौर्य ने सोचा, ये नॉर्मल है। आखिर मार्शल आर्ट्स का शकल छोटा है। भले ही सब तुम्हारा नाम जानते हो, लेकिन कितनों ने तुम्हें देखा है? प्रेस्टीज तो लिमिटेड ही होगा। प्रेस्टीज कमाने के लिए सबके सामने आना होगा, यही चाबी है। मालिक, प्रेस्टीज से लॉटरी भी खेली जा सकती है। ये कई लेवल्स में है। 1000 प्रेस्टीज, 10,000 प्रेस्टीज, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ प्रेस्टीज। जितना हाई लेवल उतना शानदार इनाम। शौर्य को ये पसंद आया। इसके अलावा सिस्टम रैंडमली प्रेस्टीज मिशन रिलीज करेगा, जिससे कुछ प्रेस्टीज मिल सकता है। ये भी ठीक है। शौर्य को प्रेस्टीज कमाना मुश्किल नहीं लगा। डिंग, प्रेस्टीज मिशन रिलीज। 1 हफ्ते में 50 लाख प्रेस्टीज हासिल करो। मिशन पूरा करने पर 50 लाख प्रेस्टीज और 10 प्रेस्टीज ड्रॉ मिलेंगे। फेल होने पर 50 लाख प्रेस्टीज कटेगा। अगर मालिक का प्रेस्टीज नेगेटिव हो गया तो सजा मिलेगी। इस मिशन से 50 लाख प्रेस्टीज मिल सकता है। लेकिन शौर्य जल्दी ही टेंशन में आ गया। मेरे पास अभी सिर्फ 1 लाख प्रेस्टीज है। 1 हफ्ते में 50 लाख प्रेस्टीज कैसे कमाऊं? शौर्य को एक जरूरी बात समझ आई। 50 लाख प्रेस्टीज हासिल करना आसान नहीं है। मालिक, तुम कर सकते हो।
सिस्टम को तुम पर भरोसा है। डॉट डॉट डॉट। शौर्य सिस्टम से कुछ हिंट्स लेना चाहता था लेकिन सिस्टम गायब हो गया। सिर्फ उसके हाथ में नीलमणि रह गई। ये तो मुश्किल है। सिस्टम मिलने से लेकर पहला मिशन तक शौर्य को ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहा हो। उसका पूरा विश्व दृष्टिकोण बदल गया। अपने देश की ताकत बढ़ाना इतना आसान हो सकता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 392। प्रेस्टीज। ढेर सारा प्रेस्टीज। शौर्य का दिमाग खाली हो गया। इतना प्रेस्टीज कैसे कमाया जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर प्रेस्टीज नेगेटिव हो गया तो शौर्य दोबारा बिजली का झटका नहीं झेलना चाहता था। वो एहसास वाकई खराब था। मुझे शांत होना होगा और सोचना होगा कि एक हफ्ते में 50 लाख प्रेस्टीज कैसे कमाए जाएं। शौर्य को इस नीलमणि की एलियन सभ्यता से प्यार भी था और नफरत भी। प्यार इसलिए क्योंकि मॉल में मिलने वाली चीजें उसकी कल्टीवेशन की समझ को तोड़ रही थीं। नफरत इसलिए क्योंकि सम्राट शौर्य होने के बावजूद उसे सिस्टम के आगे झुकना पड़ रहा था और प्रेस्टीज मिशन पूरे करने पड़ रहे थे। क्या बकवास है। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में क्या कहे। अगर उसे अचानक प्रेरणा न मिली होती तो वो शायद उपनगरों में न गया होता और न ही ये मणि मिली होती। अगर कोई और इसे ले लेता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। ये एक भूत और एक चोंच की तरह है। शौर्य किसी खतरनाक दुश्मन से नहीं भिड़ना चाहता था। सिस्टम की मदद से कल्टीवेशन रोजमर्रा की चीज बन जाता है और बहुत कम समय में एक जबरदस्त ताकत बनाई जा सकती है। उस वक्त भले ही शौर्य के पास कई कल्टीवेशन तकनीकें हों और नक्षत्र अमृत वृक्ष जैसी चीजें हों, फिर भी वो शायद उसका मुकाबला न कर पाए और अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता। एक ताकतवर दुश्मन होने से बेहतर है कि खुद को और मजबूत कर लो। जो रियल्म पहले पार करना नामुमकिन लगता था, अब शौर्य की नज़रों में असंभव नहीं रहा। डॉट डॉट डॉट। प्रेस्टीज कैसे कमाया जाए। शौर्य ने विक्रम चौहान को फ़ोन किया और पूछा कि प्रेस्टीज कैसे हासिल करें। प्रेस्टीज, बस बॉस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए। जैसे इंटरनेट पर, वहाँ एक्सपोजर सबसे आसान है, विक्रम ने मुंह खोलते ही कहा। जैसे आजकल लाइव स्ट्रीमिंग में कई अमीर लोग इकट्ठा होते हैं और रिवॉर्ड से प्रेस्टीज बढ़ता है। पुराना खिलाड़ी। शौर्य के दिमाग में ये शब्द उभरा। विक्रम की बात सुनकर शौर्य को प्रिया वर्मा की बात याद आई। लगता है आजकल लाइव स्ट्रीमिंग बहुत पॉपुलर है और इससे ढेर सारे इंटरनेट सेलेब्स बने हैं। शौर्य ने कंप्यूटर ऑन किया और इंटरनेट पर सर्च किया। सचमुच लाइव स्ट्रीमिंग प्रोफेशन बहुत हिट है और तरह तरह के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स उभर रहे हैं। ये प्रेस्टीज कमाने की सही जगह है। शौर्य 5 साल तक धरती से दूर रहा था। कल्टीवेशन की दुनिया में इतना लंबा समय बिताने के बाद उसका माइंडसेट बदल गया था। भारत लौटने के बाद भी उसका माइंडसेट रिकवर करना आसान नहीं था, तो जाहिर है कि वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था। लाइव स्ट्रीमिंग, मुझसे क्या मतलब। लेकिन अब बात अलग थी। इस सिस्टम के साथ शौर्य को एक्शन लेना था। बस सुरसागर लाइव। पहले प्रिया वर्मा ने उसके फ़ोन में सुरसागर ऐप डाउनलोड किया था और अपना लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट जोड़ा था। उसके बाद शौर्य ने कभी इसे खोला नहीं था। सुरसागर खोलकर शौर्य ने इधर उधर देखा। मानना पड़ेगा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था, जहां बीच बीच में रॉकेट्स उड़ते दिखाई दे रहे थे। वाकई प्रेस्टीज कमाने की जगह है। एक चक्कर लगाने के बाद शौर्य को समझ आ गया कि सुरसागर प्लेटफॉर्म उसे कितना फ़ायदा दे सकता है। मेरे पास अभी और कुछ नहीं, लेकिन पैसे बहुत हैं। 50 लाख प्रेस्टीज शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। शौर्य ने सोचा कि वो एक ऐसी लाइव स्ट्रीम ढूंढेगा जो उसे पसंद आए और वहां रिवॉर्ड देगा। डिंग, मिशन ट्रिगर। आधे घंटे में 85 स्कोर वाली लड़की ढूंढो और उसे डेट पर पूछो। मिशन पूरा करने पर 1 लाख प्रेस्टीज मिलेगा। फेल होने पर 1 मिनट की सजा। अचानक सिस्टम ने एक मिशन दिया। शौर्य हैरान रह गया। ऐसा भी हो सकता है। वो तो बस प्लेटफॉर्म पर प्रेस्टीज कमाना चाहता था। 1 लाख प्रेस्टीज, 85 स्कोर वाली लड़की और उसे डेट पर पूछना। ये मिशन तो थोड़ा गंदा है। शौर्य को शक हुआ कि कहीं उसका सिस्टम मेल तो नहीं। इतना गंदा सवाल कैसे पूछ सकता है। लेकिन 1 लाख प्रेस्टीज भी तो कुछ है। डॉट डॉट डॉट। 85 स्कोर वाली लड़की, ये तो काफ़ी डिमांडिंग है। शौर्य परेशान हो गया। 85 स्कोर वाली लड़की कहाँ से ढूंढे। नहीं, ये तो प्लास्टिक सर्जरी करवाने वाली लगती है। इसकी आंखें कुछ खास नहीं। लगभग इधर उधर घूमने के बाद शौर्य को सचमुच कोई पसंद नहीं आया। सोचो, शौर्य ने खुद को शांत किया और विश्लेषण शुरू किया। सिस्टम ने 85 स्कोर वाली लड़की का मिशन दिया है, तो कोई ना कोई तो होगी। डेट का सवाल पूछने के लिए टारगेट वही होगी जो थोड़ी बोल्ड और बिंदास हो। सब कुछ एनालाइज करने के बाद शौर्य मुस्कुराया। यही है। शौर्य एक लाइव स्ट्रीमिंग रूम में घुसा जिसका नाम था अनन्या। लाइव रूम में एक स्टाइलिश फीमेल एंकर थी, भारी मेकअप में, और सबके साथ मस्ती कर रही थी। गेम देखो, ये बॉल देखकर कभी बोर नहीं होता। अगर इसे छू पाता तो सालों तक हाथ नहीं धोता। ऊपर वाले, ये यूं तो कुछ भी नहीं। मैं तो अनन्या का नहाने का पानी पी लूँ।
शौर्य ने कैजुअली देखा और कमेंट्स पढ़े। वाकई गंदे थे। शौर्य को ऐसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। डिंग, 85 स्कोर वाली लड़की मिल गई, मिशन शुरू कर सकते हो। शौर्य खुश हो गया। वाकई ऐसा ही था। मिशन जल्दी पूरा करने के लिए शौर्य ने सुरसागर लाइव पर 10 लाख भारतीय रुपये रिचार्ज किए और सुपर रॉकेट पर क्लिक किया जो 5,000 रुपये का था। 2 रॉकेट्स 10,000 रुपये के। सम्राट शौर्य ने एंकर अनन्या को 2 सुपर रॉकेट्स दिए। अनन्या एक नई एंकर थी जो मस्ती करना और अपनी अच्छी शॉट्स दिखाना पसंद करती थी। हाल में उसे कम रिवॉर्ड्स मिल रहे थे और उसका मूड खराब था। अचानक 2 सुपर रॉकेट्स आए और अनन्या मधुर मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद सम्राट शौर्य के रिवॉर्ड के लिए। फैंस ने हंगामा शुरू कर दिया। लगता है नया खिलाड़ी है। क्या धमाल अमीर, एक साथ 2 सुपर रॉकेट्स। एंकर फिर से शो ऑफ कर रही है। ... अनन्या के भी हजारों फॉलोअर्स थे। फैंस के कमेंट्स बहुत उत्साहपूर्ण थे। ये शौर्य का पहला रिवॉर्ड था। 10,000 रुपये खर्च करने में उसे कुछ नहीं लगा, लेकिन लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स पढ़कर उसे हंसी आ गई। इंटरनेट वाकई जादुई जगह है। शौर्य को समझ आ गया कि लोग लाइव स्ट्रीमिंग क्यों पसंद करते हैं। सही जगह आया हूँ, यहाँ ढेर सारा प्रेस्टीज मिलेगा। शौर्य ने खासियतों का कॉलम खोला और देखा कि उसका प्रेस्टीज कुछ 100 बढ़ गया था और अभी भी बढ़ रहा था। सम्राट शौर्य ने एंकर अनन्या को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। डेट, 10 सुपर रॉकेट्स यानी 50,000 रुपये। अनन्या की आंखें चमक उठीं। जब उसने शौर्य का टाइप किया हुआ मैसेज देखा तो वो हैरान रह गई। ये अमीर आदमी तो बहुत डायरेक्ट है। शौर्य को अब पैसे की परवाह नहीं थी। अगर मिशन पूरा हुआ तो 1 लाख प्रेस्टीज मिलेगा। छोटा मोटा प्रेस्टीज भी तो प्रेस्टीज है। काश और कुछ मिशन ट्रिगर हो जाएं। सम्राट शौर्य ने अनन्या को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। डेट, अनन्या हैरान रह गई। सम्राट शौर्य ने अनन्या को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। डेट, लाइव रूम में तहलका मच गया। क्या अमीर आदमी है। 1 लाख भारतीय रुपये। जल्दी बोलो एंकर, वरना ये अमीर भाग जाएगा। हाँ, अमीर लोग कमाल के हैं। ... एंकर होने के नाते अनन्या को अमीर लोगों के साथ डील करना आता था, लेकिन इतना डायरेक्ट अपॉइंटमेंट उसे पहली बार मिला था। योजक चिन्ह। अध्याय 393। 20 सुपर रॉकेट्स देने के बाद अनन्या एंकर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। शौर्य निराश हो गया। कम से कम जवाब तो दो। शौर्य को अनन्या में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर मिशन न होता तो वो यहाँ आता ही नहीं। ये उसका टाइप नहीं थी। सम्राट शौर्य ने अनन्या लाइव ब्रॉडकास्ट को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। अपॉइंटमेंट करो या नहीं, डायरेक्ट बोलो वरना मैं जा रहा हूँ। भले ही आखिरकार 85 स्कोर वाली लड़की मिल गई, लेकिन सिस्टम ने इतना हाई स्कोर क्यों दिया, ये समझ नहीं आया। अनन्या हंसी और बोली, डेट और डिनर के लिए ठीक है। ये एक नर्म जवाब था। डिंग, बधाई, मिशन पूरा हुआ, 1 लाख प्रेस्टीज मिला। शौर्य पीछे हट गया। मिशन पूरा हो गया था। 1 लाख प्रेस्टीज मिलने के बाद शौर्य का अनन्या में और इंटरेस्ट नहीं रहा। एंकर, अमीर आदमी भाग गया। करीब 3 लाख का रिवॉर्ड। अरे अब तो रोना पड़ेगा। फैंस ने हंगामा किया। अनन्या सचमुच हैरान थी और उसने जल्दी से शौर्य को प्राइवेट मैसेज भेजा। ये एक बड़ा अमीर था जिसने एक बार में 3 लाख रुपये खर्च कर दिए। लेकिन शौर्य ने मैसेज शील्ड कर रखा था। जब वो रिवॉर्ड दे रहा था तब पूरे प्लेटफॉर्म से ढेर सारे फैंस बॉक्स खोलने आए। कई फीमेल एंकर्स ने भी मैसेज भेजे, कुछ ने तो भड़कीले फोटोज भी। मैसेज की संख्या 500 पार कर गई। शौर्य खुद भी हैरान था। सुरसागर प्लेटफॉर्म वाकई पागलपन भरा है। उसने सिर्फ 3 लाख रुपये खर्च किए थे। शौर्य ने खासियतों का कॉलम चेक किया। उसका प्रेस्टीज 1 लाख से बढ़कर करीब 2.5 लाख हो गया। यानी लाइव रूम में उसने करीब 50,000 प्रेस्टीज कमाया। ... सम्राट शौर्य ने काव्या को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। सम्राट शौर्य ने फूल खाती मछली को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। ... शौर्य ने लाइव रूम्स में रिवॉर्ड देना शुरू किया। लगभग सभी वो रूम्स थे जो उसे पसंद आए। हर जगह 10 सुपर रॉकेट्स। एक चक्कर में 20 लाख रुपये खर्च हो गए। अफसोस, कोई नया मिशन ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन शौर्य सुरसागर लाइव रूम में थोड़ा फेमस हो गया। एक दिन में 20 लाख रुपये के रिवॉर्ड्स कोई छोटी बात नहीं थी। सुरसागर के अमीरों के शकल में शौर्य अब काफ़ी मशहूर अमीर बन गया था। कुल मिलाकर लाखों बल्कि करोड़ों की रकम थी। शौर्य ने एक दिन में 20 लाख रुपये दिए, ये उसकी अमीरी का साफ सबूत था। चारों तरफ रिवॉर्ड देने के बाद शौर्य ऑफलाइन हो गया। 1.8 लाख प्रेस्टीज। अगले दिन चेक करने पर उसका प्रेस्टीज करीब 5 लाख हो गया था। यानी कल उसने ऑनलाइन करीब 2 लाख प्रेस्टीज कमाया। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस थी। मुझे बड़ा जाल बिछाना होगा। एक सुरसागर से एक दिन में करीब 2 लाख प्रेस्टीज, और वो भी 20 लाख रुपये खर्च करके। ये तो बस टेस्टिंग थी। 50 लाख प्रेस्टीज के लिए शायद कई करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे। ... बॉस, टॉप 10 फैमिलीज एक चैरिटी डिनर कर रही हैं। तुम जा रहे हो? विक्रम चौहान का फ़ोन आया।
चैरिटी डिनर शौर्य के पास करने को कुछ खास नहीं था। उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। अभी वो सिर्फ प्रेस्टीज कमाना चाहता था। इस वक्त 50 लाख प्रेस्टीज का मिशन सबसे जरूरी था। दोपहर में मीरा ठाकुर का फोन आया, शौर्य आज रात फ्री हो? बड़ी स्टार मीरा ठाकुर ने बोला, तो शौर्य को फ्री होना ही था। हाँ बिल्कुल, तू मुझे खाना खिलाने वाली है। शौर्य हंसा। दूसरी तरफ मीरा के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। तू कितना बदमाश है, बस मुझे छेड़ता रहता है। थोड़ा सीरियस हो सकता है। शौर्य जोर से हंसा। हमारी मीरा तो लाजवाब डेजर्ट है, एक बार खाओ तो बार बार खाने का मन करे, रुक ही नहीं सकता। शौर्य, आज रात एक चैरिटी डिनर है, मेरे साथ चल सकता है? मीरा ने पूछा। चैरिटी डिनर? वही जो विक्रम ने सुबह पूछा था। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं शाम को तुझे पिक कर लूंगा। शौर्य ने तुरंत हामी भर दी। ... मीरा ठाकुर चैरिटी डिनर में जा रही थी। शौर्य को वैसे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने सोचा कि चैरिटी डिनर से प्रेस्टीज मिल सकता है तो उसने जाने का फैसला किया। प्रेस्टीज उसके लिए बहुत ज़रूरी था। वैसे भी मीरा के साथ जाना अपने आप में मज़ेदार था। एक तीर से दो निशाने। शाम को शौर्य ने खास तौर पर तैयार किया, टेलरमेड कपड़े पहने और वायुपुत्र गाड़ी लेकर मीरा को पिक करने निकल पड़ा। रास्ते में वायुपुत्र ने अपनी धमक दिखाई। एक हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया में शौर्य ने मीरा को पिक किया। मीरा ने उस रात एक इवनिंग गाउन पहना था, जिससे वो बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही थी। उसका हल्का और सादा आकर्षण बहुत ही मोहक था। तू आज रात बहुत खूबसूरत लग रही है। मीरा खुशी से मुस्कुराई। थैंक्स... रास्ते भर दोनों हंसते बात करते रहे और वायुपुत्र एक प्राइवेट क्लब में पहुंच गया। ये पिल्लई परिवार का प्राइवेट क्लब था। आज रात का चैरिटी डिनर यहीं हो रहा था। जैसे ही वायुपुत्र सुपर कार अंदर आए, उसने सबका ध्यान खींच लिया। ये करोड़ों की लग्जरी कार थी जो आसानी से नहीं दिखती। इस तरह भी प्रेस्टीज बढ़ सकता है, कमाल है। प्रेस्टीज बढ़ने की नोटिफिकेशन सुनकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराया। क्या उसे हमेशा हाई प्रोफाइल रहना था? शौर्य को हाई प्रोफाइल रहना पसंद नहीं था। वापस आने के बाद वो हमेशा लो प्रोफाइल रहने की कोशिश करता था, लेकिन अब लग रहा था कि ये मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम उसे लो प्रोफाइल रहने ही नहीं दे रहा था। वाकई मजबूरी है। जैसे ही शौर्य और मीरा कार से उतरे, कई सेकंड जनरेशन लोग हैरान रह गए। वो लड़का कौन है? क्या मीरा ठाकुर सिद्धार्थ पिल्लई की गर्लफ्रेंड नहीं है? अब मज़ा आएगा। सुना है सिद्धार्थ अंदर है। हाँ, मीरा जैसी फेमस स्टार को क्यों छेड़ा? ... सेकंड जनरेशन लोग मजे लेने लगे। सिद्धार्थ पिल्लई ने साफ कर दिया था कि सूर्यनगर में कोई भी मीरा ठाकुर पर हाथ डाले वो उसका दुश्मन होगा। अब सूर्यनगर में कोई मीरा ठाकुर पर नज़र डालने की हिम्मत नहीं करता था। कोई सिद्धार्थ को नाराज़ नहीं करना चाहता था। अब एक नया चेहरा मीरा के साथ आया तो सबने सोचा कि ये कोई बाहर का अमीर होगा। सिर्फ बाहर वालों को ही इस बात की खबर नहीं होगी। लगता है मैं यहाँ स्वागत योग्य नहीं हूँ। शौर्य ने मजाक किया। इनकी नज़रें देखो, जैसे मुझे मार डालना चाहते हों। डरावना है। मीरा हंस पड़ी। तू ना। शौर्य ने मीरा की कमर में हाथ डाला और क्लब के अंदर चला गया। ये हरकत और भी हैरान करने वाली थी। ये बेवकूफ़ अमीर कहाँ से आया? ये तो पक्का अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। ... क्लब के हॉल में लड़के लड़कियां इकट्ठा थे। सब जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे थे, हंस बोल रहे थे और हर तरफ एक एलिगेंट माहौल था। शौर्य ने मीरा को बाहों में लेकर एंट्री मारी, जिससे हड़कंप मच गया। आखिर मीरा ठाकुर का प्रभाव इतना बड़ा था, हैरानी न होना नामुमकिन था। खासकर सेकंड जनरेशन लोग गुस्से से लाल हो गए। सब जानते थे कि मीरा ठाकुर कितनी पॉपुलर है। कौन नहीं चाहता कि उसके साथ डेट और डिनर हो, लेकिन अब एक बेखौफ शख्स आया जो सिद्धार्थ पिल्लई का दुश्मन बन गया। योजक चिन्ह। अध्याय 394। शौर्य ने हर तरह के बड़े सीन देखे थे। सबके सामूहिक घूरने से उसे कोई टेंशन नहीं हुई, लेकिन मीरा थोड़ी नर्वस थी। आखिर यहाँ आने वाले सूर्यनगर की टॉप फैमिलीज के लोग थे। एक स्टार का इन टॉप फैमिलीज से कोई मुकाबला नहीं था। टेंशन मत लो, सब मैं संभाल लूंगा, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी ये मुस्कान मीरा को बहुत आत्मविश्वास दे गई। देखो, सिद्धार्थ पिल्लई आ रहा है। शौर्य ने देखा कि सिद्धार्थ अपने लोगों के साथ आ रहा था। सिद्धार्थ को नहीं पता था कि शौर्य आएगा। उसने विक्रम चौहान से सुना था। जब उसे पता चला कि मीरा एक अजनबी के साथ आई है, उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, क्योंकि वो सूर्यनगर के राजा की गर्लफ्रेंड थी। सिद्धार्थ, वो वही लड़का है। मीरा दीदी ने उससे फ्लर्ट किया। सचमुच उसे मौत का रास्ता नहीं पता। सिद्धार्थ ने सोचा कि ये कोई बाहर का अमीर होगा, लेकिन जब उसने शौर्य को देखा और पीछे से सेकंड जनरेशन की बात सुनी तो उसने पीछे मुड़कर एक थप्पड़ जड़ दिया। चुप कर। सेकंड जनरेशन हैरान रह गया। सिद्धार्थ ने चेहरा बदलकर स्वागत किया। शौर्य जी, आप आज रात के चैरिटी डिनर में आए और मीरा जी भी। बहुत अच्छा लगा। इस सीन ने सबको हैरान कर दिया। क्या मीरा सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड नहीं थी?
ये क्या हो रहा था? और ये शौर्य जी कौन थे? सूर्यनगर में ऐसा कोई शौर्य नहीं लगता था। क्या वो राठौर खानदान से है? सिद्धार्थ वाकई हैरान था कि शौर्य आएंगे। जब उसने सोचा कि वो मीरा के साथ आए तो उसे मीरा के आकर्षण पर हैरानी हुई। यहाँ बहुत भीड़ है, चलो उस तरफ। सिद्धार्थ शौर्य को एक कम भीड़ वाली जगह पर ले गया। शौर्य जी, आज रात विश्व एंटरप्राइजेस का रणवीर शर्मा भी आएगा। सिद्धार्थ ने शौर्य से बात करने के बाद एक खबर दी। रणवीर शर्मा? सिद्धार्थ ने हाँ में सिर हिलाया। सुना है वो कनेक्शंस बनाने आया है। लगता है वो फेल हो गया और अब किसी तरह चैरिटी डिनर में आया है। शौर्य मुस्कुराया, ये तो इंटरेस्टिंग है। क्या वो शो ऑफ करने आया है? सूर्यनगर में शौर्य को यकीन नहीं था कि रणवीर शर्मा कुछ कर पाएगा। विश्व टावर और विश्व एंटरप्राइजेस का फैसला हो चुका था। लड़कियां नाराज हो सकती हैं और लड़के भी। आज रात के चैरिटी डिनर में कई सेलेब्स और बड़े स्टार्स आए थे। शौर्य ने देखा कि विक्रम चौहान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और उनके अलावा खुराना परिवार की बहू मेघना कपूर भी थी। मेघना कपूर पिछले बार की तरह खूबसूरत और आकर्षक थी और उसने कई लोगों का ध्यान खींचा। डॉक्टर शौर्य फिर मिले। मेघना एक शैंपेन की बोतल लेकर आए। उसने काले हाई हील्स और बरगंडी ड्रेस पहनी थी जो बहुत आकर्षक थी। हाँ, मेघना जी और खूबसूरत होती जा रही हैं, शौर्य ने हल्के से कहा। मेघना ने पास में खड़ी मीरा ठाकुर को देखा और धीमी आवाज में बोली, बड़ी स्टार का स्वाद कैसा है? फिर उसने आंख मारी, मेरी सहेलियां तुम्हें बहुत मिस करती हैं। शौर्य ने गंभीरता से मजाक किया, बड़ी स्टार का स्वाद कितना भी अच्छा हो, तुम जितना नहीं। मेघना हंसी और बोली, तुम मर्द सब बदमाश हो, कटोरे में खाते हो और तवे पर नजर रखते हो। मैं कुछ दिनों में समुद्र पर जा रही हूँ, तुम आओगे? शौर्य ने सोचा कि कुछ दिन बाद उसके पास करने को कुछ नहीं होगा। ठीक है। शौर्य जी, तुम मेघना कपूर को जानते हो? सिद्धार्थ ने धीरे से पूछा। हाँ, ठीक ठाक, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। सिद्धार्थ बोला, वो औरत बहुत चालाक है। शौर्य जी को सावधान रहना चाहिए। सुना है खुराना परिवार में अब अलग अलग राय बन रही हैं। खुद के खिलाफ साजिश। शौर्य को इसकी परवाह नहीं थी। औरतों की साजिशें सब कागजी थीं। मेघना के बारे में उसे यकीन था कि वो उसकी साजिश करने की हिम्मत नहीं करेगी। वो उसकी पार्टनर बनना ज़्यादा पसंद करेगी। कौन सा रास्ता बेहतर है, ये समझदार लोग जानते हैं। मेघना तो उसके बड़े पक्षी की दीवानी है। इस औरत की कोई चिंता नहीं थी। रणवीर शर्मा आ गया। शौर्य और सिद्धार्थ हंसते बात कर रहे थे। रणवीर शर्मा एक फिटेड सूट में एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ आया। इंद्रप्रस्थ का सबसे बड़ा नाम और पहला परिवार होने के नाते रणवीर शर्मा वाकई एक दबंग प्रेसिडेंट था। उसकी आंखों में आक्रामकता थी। ज़्यादातर लोग उसकी नज़रों से नज़र नहीं मिला पाते थे। ये एक दबंग शख्स था। रणवीर शर्मा के आने के बाद वो हॉल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। रणवीर जी, आपका स्टाइल तो कमाल है। पीछे से एक बिंदास आदमी आया, लंबे बाल और चोटी के साथ, बहुत साहित्यिक। इस शख्स के आने पर कई लोगों के चेहरे बदल गए। सिद्धार्थ का चेहरा भी थोड़ा बदल गया। मुझे लग रहा था कि रणवीर शर्मा चैरिटी ऑक्शन में आने की हिम्मत कैसे कर रहा है। अब समझ आया, उसने हेल्पर्स बुलाए हैं। वो शख्स कौन है? शौर्य देख सकता था कि उस साहित्यिक आदमी में एक खास ठसक थी जो जन्म से थी। वो जहां भी खड़ा हो सबसे अलग दिखता था। राजधानी के ठाकुर परिवार का। सिद्धार्थ ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा, ठाकुर परिवार राजधानी में टॉप में से एक है। शौर्य मुस्कुराया, वाकई बड़ा बैकअप है। जब राजधानी का ये साहित्यिक नौजवान आया तो सारे सेलेब्स और जेंटलमैन उसका अभिवादन करने आए और लगभग सारे सेकंड जनरेशन ने उसे नमस्ते की। राजधानी के इस ताकतवर बैकग्राउंड वाले नौजवान को कौन नाराज करने की हिम्मत करेगा? अगर अभी सलाम न किया तो वो नाराज हो सकता है और नुकसान उन्हें ही होगा। ऐसी चीजें नामुमकिन नहीं थीं, बल्कि अक्सर होती थीं। राजधानी के नौजवानों का गुस्सा सबने देखा था। जोरावर भाई, वो परी मीरा ठाकुर है। मैंने कहा था न कि वो यहाँ होगी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। रणवीर शर्मा ने पास में खड़ी मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। जोरावर ठाकुर, बहुत दबंग नाम। वो ठाकुर परिवार का डायरेक्ट वारिस था और एक प्लेबॉय भी। राजधानी में उसका नाम मशहूर था। रणवीर शर्मा और जोरावर ठाकुर कुछ समय से एक दूसरे को जानते थे। ठाकुर परिवार इंद्रप्रस्थ में बिजनेस बढ़ाना चाहता था, तो बातचीत के बाद उन्होंने कोलैबोरेशन का फैसला किया। रणवीर और जोरावर की उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था, तो वो दोस्त बन गए। बेशक ये सिर्फ सतही दोस्ती थी। जोरावर को प्लेबॉय समझना गलती होगी। अगर तुम उसे सिर्फ प्लेबॉय समझते हो तो बधाई, तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। जन्म सब कुछ तय करता है, खासकर जोरावर जैसे बड़े परिवार में पैदा हुआ इंसान। कौन कह सकता है कि उसके पास स्किल्स नहीं हैं? एक प्लेबॉय को भी स्किल्स चाहिए। अगर तुम अच्छा नहीं खेल सकते तो कौन तुम्हारे साथ खेलेगा? वो मीरा ठाकुर है। जोरावर की आंखें चमक उठीं।
कमाल, मैंने उसे बार बार डेट पर बुलाया लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया। आज वो चैरिटी डिनर में है। जोरावर को मीरा ठाकुर का बहुत शौक था लेकिन वो उसे भाव नहीं देती थी। ये वाकई निराशाजनक था। सूर्यनगर में इन दिनों जोरावर मीरा की खूबसूरती का स्वाद लेना चाहता था। पिल्लई परिवार, सूर्यनगर में उनका अच्छा प्रभाव था लेकिन पूरे देश में वो औसत थे और ठाकुर परिवार से उनकी कोई तुलना नहीं थी। मीरा जी, फिर मिले। जोरावर मुस्कुराते हुए आया। इस बार वो मीरा को कोई मौका नहीं देना चाहता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अध्याय 395। जैसे ही जोरावर ठाकुर और रणवीर शर्मा आए, सबको पता चल गया कि आज रात का चैरिटी इवेंट मज़ेदार होने वाला है। विश्व टावर में इतना बड़ा हादसा हुआ था। सूर्यनगर की लोकल फैमिलीज अंदाज़ा लगा रही थीं कि कौन सा परिवार इतना बोल्ड है जो विश्व एंटरप्राइजेस के खिलाफ गया। इंद्रप्रस्थ का नंबर 1 परिवार, उनका रुतबा बहुत बड़ा था और अब रणवीर शर्मा ने राजधानी के ठाकुर परिवार से रिश्ता जोड़ लिया था तो उसे डील करना आसान नहीं होगा। मीरा ठाकुर को जोरावर ठाकुर बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सुना था कि वो राजधानी का नौजवान है तो वो शौर्य के लिए मुसीबत नहीं चाहती थी। हाँ, क्या संयोग, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल जोरावर ने बात बदल दी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने तुम्हें चैरिटी डिनर में बुलाया था, तुमने मना कर दिया। लेकिन तुम खुद आ गईं। इससे मैं बहुत नाराज़ हूँ। मीरा का चेहरा थोड़ा बदल गया। इसका क्या करें? रणवीर शर्मा ने साथ दिया। मीरा जी, तुमने गलत किया। जोरावर भाई को तुमसे बहुत लगाव है। तुमने ऐसा करके उन्हें गुस्सा दिला दिया। जोरावर जी, कहीं गलतफहमी तो नहीं? सिद्धार्थ पिल्लई तुरंत मीरा के बचाव में खड़ा हो गया। हट जा, तू है कौन? जोरावर ने ठंडी सांस ली। मीरा ठाकुर, अगर तुमने आज रात मुझे संतुष्ट नहीं किया तो अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। किसी ने मेरी बात ठुकराने की हिम्मत नहीं की, चाहे वो टॉप स्टार ही क्यों ना हो। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर आम दिन होता तो ठीक था, क्योंकि पिल्लई परिवार और ठाकुर परिवार एक लेवल पर नहीं थे। लेकिन अब बात अलग थी। मीरा के पीछे सूर्यनगर का राजा था। सूर्यनगर में कौन सूर्यनगर के राजा का दुश्मन बनने की हिम्मत करेगा? धड़ाम, तभी शौर्य ने एक्शन लिया और जोरावर के पेट में एक लात मारी। जोरावर जोर से दरवाजे से टकराया। मेरी गर्लफ्रेंड को धमकाने की हिम्मत? तुझमें बहुत हिम्मत है। शौर्य की हल्की आवाज़ पूरे बैंक्वेट हॉल में गूंजी। शौर्य ने घबराई हुई मीरा को गले लगाया। रणवीर शर्मा, तू भी बहुत हिम्मत वाला है। एक बाहरी आदमी होकर सूर्यनगर में इतना दुस्साहस। रणवीर शर्मा भी हैरान रह गया। राजधानी के ठाकुर परिवार का नौजवान लात मारकर उड़ा दिया गया। ये बेवकूफ़ कहाँ से आया? रुको, गर्लफ्रेंड। रणवीर शर्मा को आखिरकार समझ आया। इस लड़के के हाथ पैर तोड़ दो। इसने ठाकुर परिवार के नौजवान को ठोका। रणवीर शर्मा ने तेजी से रिएक्ट किया और अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया, जो सब योद्धा थे। ये सीन इतनी तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया। उस नौजवान ने ठाकुर परिवार के नौजवान को लात मारी और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। ये तो बड़ा बवाल होने वाला था। फट फट फट, कई योद्धा खतरनाक इरादों के साथ आगे बढ़े। शौर्य ने मीरा को गले लगाए रखा और हिला नहीं। उसने उनके सामने हाथ हिलाया, हवा का एक झोंका आया और धड़ाम धड़ाम सारे योद्धा उड़ गए। तेरे बॉडीगार्ड्स कुछ खास नहीं। शौर्य ने सिर हिलाया। रणवीर शर्मा डर से एक कदम पीछे हट गया। उसके पास का मास्टर एक ही झटके में हार गया। अगर उसे अपने बॉडीगार्ड्स पर भरोसा न होता तो उसे शक होता कि ये सब नाटक है। तू कौन है? रणवीर की आवाज़ कांप रही थी। जोरावर ठाकुर उठा, उसका चेहरा लाल था। शंकर जी, चलो इसे मार डालो। किसी ने मुझे पीटा और फिर भी खड़ा रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ। जोरावर गुस्से से पागल हो रहा था कि जिस औरत को वो चाहता था वो किसी और की बाहों में थी। ठीक है साहब, जोरावर अकेले नहीं निकलता था। उसके साथ हमेशा एक मिडिल एज्ड आदमी रहता था। वो 40 का लगता था लेकिन असल में 60 के करीब था। मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की वजह से वो बहुत ताकतवर था और उसका खून और ऊर्जा स्थिर थी, इसलिए वो बुरा नहीं लगता था। शंकर देशमुख आगे आया। तू काफ़ी तेज़ है, लेकिन अफसोस तूने नौजवान को नाराज़ कर दिया। रोआर। शंकर ने मुंह खोला और शेर की तरह दहाड़ा। जैसे ही जोरदार आवाज़ फैली, सब हिल गए और कई लोग ज़मीन पर गिर पड़े। बाकी लोग भी पीले पड़ गए। शंकर के हाथ चाकू की तरह थे जो शौर्य की गर्दन की तरफ काट रहे थे। तेज हवा चाकू की तरह टकराए। ये एक अर्ध महागुरु था जिसने सच्ची ऊर्जा का कुछ हिस्सा मास्टर कर लिया था। फिर भी उसकी ताकत बहुत खतरनाक थी। शौर्य ने इसे सीरियसली नहीं लिया। उसने हाथ बढ़ाया और सामने एक गोला बनाया। सारी दहाड़ती आवाज़ें अदृश्य रूप से ब्लॉक हो गईं। ये मिडिल एज शंकर देशमुख काफ़ी अनुभवी था। ये वाकई अप्रत्याशित था। लेकिन इस बार उसका सामना शौर्य से हुआ। निकल। शौर्य पहले पहुंचा और शंकर के सीने में लात मारी। एक जोरदार टूटने की आवाज़ के साथ शंकर का सीना एक गहरे गड्ढे की तरह धंस गया, खून छलक गया और दीवार ढह गई।
अरे सॉरी, मैं इतना ताकतवर हूं कि अपने हाथ पैर कंट्रोल नहीं कर पाया, शौर्य ने गंभीरता से कहा। मीरा ने शौर्य को कसकर गले लगाया, उसकी खूबसूरत आंखें तारों से भरी थीं और वो उसे बहुत एडमायर कर रही थी। रणवीर शर्मा और जोरावर ठाकुर दोनों हैरान रह गए। शंकर जी, जोरावर जानता था कि शंकर कितने ताकतवर थे। आमकाला शक्ति योद्धा उनके मुकाबले नहीं थे, वो महागुरु बनने से बस एक कदम दूर थे। जोरावर के साथ रहते हुए उन्होंने 10 से कम काला शक्ति योद्धाओं को नहीं मारा, जिसमें एक पीक काला शक्ति योद्धा भी था। जो भी उनका दुश्मन बना, या तो उसके हाथ पैर टूटे या वो बुरी तरह जख्मी हुआ। राजधानी के सकल में कोई जोरावर के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके पास एक अर्ध महागुरु था। लेकिन आज रात शंकर जी को एक लात से गंभीर चोट लगी। जोरावर जी, तुम अभी मुझे मारने का प्लान बना रहे थे, शौर्य ने मीरा को गले लगाए हुए कहा। मैं इतना डर गया कि गलती से जोर से लात मार दी और तुम्हारा बॉडीगार्ड जख्मी हो गया। सॉरी, जोरावर का चेहरा पीला पड़ गया। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं राजधानी के ठाकुर परिवार का बेटा हूँ। अगर तूने मुझे छुआ तो तू मर जाएगा। शंकर की हालत अज्ञात थी और जोरावर का कॉन्फिडेंस टूट गया था। आमतौर पर जब शंकर साथ होते थे उसे किसी से डर नहीं लगता था। शंकर को सामने आने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ठाकुर परिवार का नाम ही काफी था कि सब हट जाएं। लोग उस नौजवान के लिए चिंता करने लगे। ये ठाकुर परिवार है, राजधानी से एक शब्द और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ठाकुर परिवार नहीं जानता, सॉरी, चूंकि तूने मेरी गर्लफ्रेंड को धमकाया तो बस ट्रैपीज आर्टिस्ट बनने का मजा ले। शौर्य ने जोरावर के पेट में लात मारी और एक ठंडक उसके शरीर में घुस गई। डिंग, बधाई, प्रेस्टीज मिशन पूरा हुआ। 1.5 लाख प्रेस्टीज मिला। शौर्य और खुश हो गया। पता चला कि सिस्टम ने अभी एक मिशन दिया था 1.5 लाख प्रेस्टीज का। कितना मजा! रणवीर शर्मा का मुंह खुला रह गया। उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। ये लड़का इतना खतरनाक और हिंसक था। ठाकुर परिवार के नौजवान को बिना सोचे लात मार दी और ठाकुर परिवार को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। मैं इंद्रप्रस्थ के शर्मा परिवार से हूँ, रणवीर शर्मा ने जल्दी से कहा। मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे नहीं मार रहा। डर है कि तेरा शर्मा परिवार आकर मुझे मार डालेगा। अध्याय 396। रणवीर शर्मा आमतौर पर बहुत दबंग है, लेकिन अचानक उसके सामने उससे भी ज्यादा ताकतवर शख्स आ गया और जोरावर ठाकुर की दयनीय हालत देखकर उसे बहुत डर लगा। अगर उसने राजधानी के ठाकुर परिवार के नौजवान को मार डाला तो मेरा क्या होगा? रणवीर ने बस सहज रूप से इंद्रप्रस्थ के शर्मा परिवार का नाम लिया, लेकिन सामने वाले ने ऐसा जवाब दिया। क्या तेरा परिवार बहुत ताकतवर है? अगर इतना दम है तो कम से कम थोड़ा डरावना तो बन। ये जो अब दिख रहा है वो तो साफ तौर पर तुझे नाश्ते में खाने की नज़र है। रणवीर ने बहुत जल्दी फैसला लिया और वहां से निकल गया। अगर अब न गया तो और बेइज्जती होती। वो तो जोरावर ठाकुर के साथ मिलकर सूर्यनगर की फैमिलीज को डराना चाहता था, लेकिन अब सारा डर गायब हो गया और वो सबके लिए एक बड़ा मजाक बन गए। रणवीर को इस लड़के से बहुत गुस्सा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहाँ से आया। हालांकि उसे इतना पता था कि ठाकुर परिवार को नाराज करना इतना आसान नहीं है। ये लड़का जल्द ही ठाकुर परिवार के गुस्से का शिकार होगा। ... जोरावर ठाकुर और रणवीर शर्मा को जैसे ही आए, हवा निकाल दी गई और बाहर खदेड़ दिया गया। ये सचमुच सबके लिए हैरान करने वाला था। ये नौजवान कौन है? लगता है ये शौर्य राठौर है। शौर्य राठौर, नाम तो बहुत जाना पहचाना है। अरे हाँ, क्या शौर्य राठौर सूर्यनगर का राजा नहीं है? आज रात के चैरिटी डिनर में आने वाले सूर्यनगर के बड़े बड़े सेलेब्स थे और उन्हें कुछ सीक्रेट्स भी पता थे। सूर्यनगर के राजा का नाम तो सबको याद था, लेकिन उसे असल में देखने वाले बहुत कम थे। सूर्यनगर का राजा, ये 3 शब्द सुनकर सबके होश उड़ गए। क्या यही वो सूर्यनगर का राजा है जिससे सब दिन रात मिलना चाहते हैं? वो तो बहुत जवान है, इतनी उम्र में सूर्यनगर का राजा। सबको लगा जैसे उनकी जिंदगी कुत्तों जैसी बीत गई। अगर सबको मेरी पहचान पता है तो अच्छा है, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मीरा ठाकुर मेरी गर्लफ्रेंड है, उम्मीद है कोई उसे परेशान नहीं करेगा। थैंक्स। मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये सूर्यनगर का राजा वाकई कमाल का है। शौर्य मन ही मन बोला, अगर प्रेस्टीज न चाहिए होता तो मैं इतना हाई प्रोफाइल न होता। इसके बाद सब आसान था। सूर्यनगर की बड़ी फैमिलीज के कुलपति आगे आए और शौर्य से मिले, बस इतना कि वो उसकी नज़रों में आ जाएं। आखिर ये शौर्य सूर्यनगर का राजा था। सूर्यनगर की टॉप 10 फैमिलीज अब खत्म हो चुकी थीं। ओबरॉय खानदान सूर्यनगर का नंबर 1 परिवार है। क्या ये कमाल नहीं? लेकिन वो अभी भी शांत हैं। वो हादसा शायद शौर्य से जुड़ा है। कौन कुछ बोलने की हिम्मत करेगा? ... चैरिटी डिनर। शौर्य ने 50 लाख रुपए की एक नेकलेस की बोली लगाई और उसे मीरा ठाकुर को गिफ्ट कर दिया। इसके बाद वो बस बैठा रहा और कोई और बोली नहीं लगाए। सचमुच बोरिंग था।
जो भी वो बोली लगाना चाहता, कोई और हिम्मत नहीं करता था। इसमें शौर्य का कोई इंटरेस्ट नहीं था। काफ़ी देर तक चैरिटी डिनर खत्म होने का इंतज़ार करने के बाद शौर्य मीरा को लेकर चला गया। शौर्य, सुना है जोरावर ठाकुर बहुत बड़ा आदमी है। उम्मीद है मैंने तुम्हें मुसीबत में नहीं डाला। मीरा ने वायुपुत्र गाड़ी में डरते डरते पूछा। शौर्य को मीरा का नर्म और कमज़ोर लुक बहुत पसंद था। टेंशन मत लो, सूर्यनगर में कोई भी प्रॉब्लम मैं संभाल सकता हूँ। तुम्हें न डरने की ज़रूरत है, न चिंता की। मीरा जानती थी कि शौर्य बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे थोड़ी चिंता हो रही थी। इन टॉप फैमिलीज से कोई आसानी से नहीं निपट सकता। रात को मीरा ठाकुर निर्वाण एस्टेट में रुकी। वहां ढेर सारे गेस्ट रूम्स थे, तो शौर्य को कोई चिंता नहीं थी और विला में कोई और औरत भी नहीं थी। जाहिर है, रात को एक और राउंड हुआ और उन्होंने अनगिनत पोजीशंस ट्राई की। अफसोस, मीरा की फिजिक कमज़ोर थी और शौर्य को पूरा मज़ा नहीं मिला। शौर्य ने मीरा को गले लगाकर सुबह तक सोया। सुबह एक अच्छा सेशन हुआ और मीरा की टेक्निक में साफ तौर पर सुधार था। शौर्य, तू बहुत बदमाश है। हर बार तू मुझे उठने लायक नहीं छोड़ता। मैं अब तुमसे नहीं खेलूंगी। मीरा ने सिर उठाकर प्यार और नफरत के मिश्रित भाव से कहा। हाँ, कौन बोला मैं इतना कमाल का हूँ? शौर्य बहुत गर्व महसूस कर रहा था। मुझे डर है कि अगर ऐसा चला तो तू मुझे मार डालेगा। मीरा खुश थी, लेकिन हर बार उसे शौर्य से प्यार और नफरत दोनों महसूस होती थी, जैसे वो कोई बड़ा राक्षस हो। हर औरत जो एक बार इसका स्वाद लेती है, उसे भी ऐसा ही लगता होगा। शौर्य हंसा। जोरावर ठाकुर और रणवीर शर्मा दोनों हॉस्पिटल में थे। रणवीर जोरावर से मिलने आया और कुछ बुरी खबर लाया। जोरावर भाई, शायद हमारा बदला लेना मुश्किल होगा। रणवीर ने ये कहते हुए ऐसा महसूस किया जैसे उसने मक्खी खा ली हो। क्लब से निकलने के बाद रणवीर ने किसी से जांच कराई। नतीजा देखकर वो हैरान रह गया। वो वही शख्स था जिसके बारे में अफवाहें थीं। नामुमकिन, जोरावर ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जो मेरे लोगों को मारता है, मुझ सहित, उसका अच्छा अंजाम नहीं होता। जोरावर हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला था, बिना खून की एक बूंद के, और उसका शरीर पट्टियों में लिपटा था, जैसे कोई मम्मी। उस एक लात ने जोरावर की ज्यादातर हड्डियां तोड़ दी थीं। मुझे अभी एक दोस्त से उस शख्स की पहचान पता चली। रणवीर अब तक उस खबर को पचा नहीं पाया था। वो वाकई ऐसा शख्स है जिसे हम अभी नाराज नहीं कर सकते। जोरावर को यकीन नहीं हुआ और उसने दांत पीसते हुए कहा, बस बता, वो कौन है? वो महागुरु शौर्य राठौर है और उसका दूसरा टाइटल है सूर्यनगर का राजा। रणवीर ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा। उसका दिल अभी भी कांप रहा था। सूर्यनगर का राजा, इंद्रप्रस्थ का नंबर 1 परिवार, शर्मा परिवार, बहुत ताकतवर माना जाता है। लेकिन सूर्यनगर के राजा के सामने वो बहुत पीछे है। आखिर ये देश द्वारा मान्यता प्राप्त है। महागुरु का ताज पहनना कितना बड़ा सम्मान है। भारत की सारी बड़ी फैमिलीज इस सूर्यनगर के राजा में इंटरेस्ट रखती हैं और सब जानना चाहते हैं कि उसे किस आधार पर राजा बनाया गया। सकल में एक कहावत है, महागुरु बनना आसान है, लेकिन राजा महागुरु बनना मुश्किल। राजा महागुरु बनने के लिए पहले महागुरु का लेवल पार करना होता है। आखिर अनगिनत लोग इस लेवल पर अटक जाते हैं। फिर देश की मान्यता चाहिए, जो भी आसान नहीं है। सबको लगता था कि सूर्यनगर के राजा के कुछ कनेक्शंस होंगे। ये टाइटल बहुत हल्का है। अब तक कोई सूर्यनगर के राजा से मिलने नहीं गया। वो सूर्यनगर का राजा है। खास वार्ड में सन्नाटा छा गया, सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। जोरावर भले ही एक प्लेबॉय हो, लेकिन वो राजधानी से है और उसे महागुरु का ताज पहनने जैसी बातें अच्छे से पता हैं। सकल में लोग कहते हैं कि इस लड़के की किस्मत अच्छी है। अब खुद उसका सामना हुआ। रणवीर ने मुश्किल से सिर हिलाया। बिल्कुल सच, वो सूर्यनगर का राजा है। जोरावर चुप हो गया। एक महागुरु को देश और महागुरु की मंजूरी से राजा बनाया गया तो ठाकुर परिवार उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अभी के लिए बस इतना ही कर सकते हैं, जोरावर ने कड़वाहट से कहा। अगर ये बात परिवार को बताई भी तो वो एक महागुरु से नहीं निपटेंगे, क्योंकि ये महागुरु का अपमान होगा। रणवीर भी लाचार था। वो तो जोरावर के जरिए एक छिपा हुआ वार्निंग देना चाहता था। उसे यकीन था कि विश्व टावर का मसला जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन अब रणवीर को एहसास हुआ कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। पहले सुलह करने से पहले ही सूर्यनगर के राजा को नाराज कर दिया। कितनी बदकिस्मती है। रणवीर जोरावर के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता था। वो बस इतना कह सकता था कि मीरा ठाकुर बहुत कमाल की है। उसने चुपके से सूर्यनगर के राजा को पटा लिया। वाकई एक बड़ा सहारा। शौर्य ने मीरा ठाकुर को चैरिटी डिनर में ले जाने के बाद वो घर पर रहा और 50 लाख प्रेस्टीज का मिशन पूरा करने में जुट गया। ये सब कुछ से ज्यादा जरूरी था। तुम्हारी एंकर प्रिया ऑनलाइन है। शौर्य जैसे ही सुरसागर लाइव पर आया, उसे मैसेज मिला कि प्रिया वर्मा ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया। अध्याय 397। सुरसागर लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एंकर्स के ऑनलाइन होने की नोटिफिकेशन आती है।
शौर्य जैसे ही ऑनलाइन हुआ उसे सुरसागर प्लेटफॉर्म से नोटिफिकेशन मिली। पिछले 1-2 दिन से वो सुरसागर पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, तो उसे सब कुछ समझ आ गया था। उसने फ्रेंड्स लिस्ट से क्लिक किया और प्रिया वर्मा के लाइव ब्रॉडकास्ट पर पहुंच गया। पहले उसने फॉलोअर्स की संख्या देखी, जो ज़्यादा नहीं थी, अभी तक मुश्किल से 10,000 के पार थी। सुरसागर प्लेटफॉर्म पर इतना अटेंशन काफ़ी माना जाता है। प्रिया वर्मा सबके लिए गाना गा रही थी, एक बहुत पॉपुलर गाना जो सुनने में बहुत मज़ेदार था। शौर्य ने रिवॉर्ड्स देखे तो पाया कि ज़्यादा नहीं थे। सम्राट शौर्य ने प्रिया लाइव को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। सम्राट शौर्य ने प्रिया लाइव को 50 सुपर रॉकेट्स दिए। ... प्रिया के लाइव रूम में अचानक रॉकेट्स की बौछार हो गई। सुपर रॉकेट्स पूरे प्लेटफॉर्म पर नोटिफिकेशन भेजते हैं और ढेर सारे लोग एक साथ वहां आ गए। फॉलोअर्स की संख्या 10,000 से बढ़कर 50,000, फिर 60,000 और फिर करीब 80,000 पर स्थिर हो गई। गाना गा रही प्रिया वर्मा भी हैरान रह गई। 60 सुपर रॉकेट्स! प्रिया ने जब नाम देखा तो उसे पहली बार लगा कि ये जाना पहचाना है, जैसे कहीं सुना हो। अगले ही पल उसका चेहरा हैरानी से भर गया। मेरा आदमी आ गया। सम्राट शौर्य के रिवॉर्ड के लिए थैंक्स, प्रिया ने मधुर आवाज़ में कहा। लाइव देख रहे फैंस की नज़रें भी तेज थीं। वाह, प्रिया की स्माइल कितनी स्वीट है। क्या ये किसी अमीर से कनेक्शन बनाने की रिदम है? तो ये नया अमीर आया है, कितना दबंग। सुना है इसने एक रात में 20 लाख रुपए के रिवॉर्ड्स दिए। प्रिया को अमीर लोग ले उड़ेंगे। ... कई तरह की आवाज़ें उभरीं। शौर्य का नाम लाइव रूम में मशहूर हो गया था। 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद उसे न जानना मुश्किल था। सम्राट शौर्य, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाती हूँ। प्रिया वर्मा को आज थोड़ा टाइम था तो उसने लाइव ब्रॉडकास्ट किया। जब से वो शौर्य के साथ आए उसे अपनी ज़िंदगी की चिंता नहीं थी और जाहिर है कि वो कम ही लाइव रूम में जाती थी। इस जगह पर नाम कमाना आसान नहीं है, इसलिए प्रिया तभी लाइव करती थी जब उसका मूड अच्छा होता था। शौर्य का रिवॉर्ड देने आना ये साबित करता था कि उसे अभी भी उसकी फिक्र है। प्रिया के दिल में गर्माहट थी। शौर्य के साथ हर बार उसे बहुत अच्छा लगता था। डिंग डोंग, सुरसागर लाइव, काव्या ने तुम्हें चैलेंज किया। एक स्क्रीन पॉप अप हुई। ये सुरसागर प्लेटफॉर्म का बहुत मज़ेदार हिस्सा है। एंकर किसी दूसरे एंकर के साथ रैप कंपटीशन शुरू कर सकता है और हारने वाला एंकर को दूसरे एंकर की बात माननी पड़ती है और उसकी दी हुई शर्त पूरी करनी पड़ती है। ये शर्तें डांस, पुशअप्स वगैरह हो सकती हैं। ये हमेशा से सबको पसंद रहा है। अगर किस्मत अच्छी हो तो तरह तरह के फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। फिर ये काव्या कितनी गंदी है। याद है, ये चौथी बार है। कौन बोला नहीं, ये बस हमारी प्रिया को तंग करता है। सिर्फ एक गेम हारी थी, लेकिन इतना छोटा दिल होगा सोचा नहीं था। हाय, उनके पास अमीर लोग हैं। ... लाइव रूम में फैंस की बातों ने शौर्य का ध्यान खींचा। प्रिया वर्मा ने जब सामने वाले का पॉपअप रिक्वेस्ट और नाम देखा तो उसे कुछ नाराज़गी हुई। जैसा उसने कहा, ये काव्या वाकई तंग करने वाली थी। पहली कुछ बार प्रिया ने मना कर दिया था, लेकिन इस बार सामने वाले ने एक ज़बरदस्ती कार्ड यूज़ किया, जो एक प्रॉप कार्ड है और उसे कुछ गिफ्ट्स देकर रिडीम करना पड़ता है। इस बार प्रिया मना नहीं कर सकती थी। जब उसने सोचा कि शौर्य उसे देख रहा है तो उसने हाँ क्लिक कर दिया। प्रिया दी, बहुत दिन बाद मिले। मैंने सोचा तुम अब लाइव नहीं करती। एक वीडियो स्क्रीन आई जिसमें लंबे बालों वाली एक लड़की थी, भारी मेकअप और पॉपुलर तरबूजी चेहरा, मुस्कुराते हुए। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस मज़े के लिए लाइव करती हूँ। आखिर काम ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी तरह नहीं जो इतने सारे अमीर लोगों को जानती हो। सुरसागर प्लेटफॉर्म पर काव्या का अटेंशन ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 50,000 फॉलोअर्स, लेकिन उसके पास कई अमीर लोग थे और हर बार इस तरह के पीके में अमीर लोग जोर लगाते थे। नतीजा साफ था, हर बार जब एंकर हारता काव्या जानबूझकर उसे तंग करती। कई एंकर्स को ये काव्या एंकर पसंद नहीं थी। वो हमेशा बनी डांस करवाती या घुटनों पर कौन कर गाना गवाती। जो वो कहती वो सब रीजनेबल रेंज में था, तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था। प्रिया दी, तुम भी कर सकती हो, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आज मैं तुम्हारे लिए एक नया गाना लाई हूँ। ये एक स्किल्स की जंग थी। काव्या की सिंगिंग स्किल्स ठीक थीं। वो बीच बीच में अपनी सिंगिंग दिखाती, जिससे फैंस की तारीफ मिलती। जब प्रिया की बारी आई उसने भी गाना चुना। ये पॉइंट नहीं था, हाईलाइट था रिवॉर्ड सेशन, जो अब शुरू होने वाला था। 5 मिनट का फैन पॉइंट्स पीके था। प्रिया हर बार हारती थी। पीके सेशन शुरू हुआ। काव्या के अमीर लोग हरकत में आए। बस 1 मिनट में काव्या ने 1.5 लाख पॉइंट्स हासिल कर लिए, जबकि प्रिया के पास अभी तक सिर्फ 20,000 पॉइंट्स थे। प्रिया दी, सॉरी, मेरे साइड के अमीर लोग हमेशा ज़्यादा उत्साहित होते हैं, काव्या ने नखरे से मुस्कुराते हुए कहा, और साफ था कि वो शो ऑफ कर रही थी। प्रिया के फैंस वहाँ के फैंस जितने ताकतवर नहीं थे। डिंग, अमीरों की जंग का मिशन रिलीज। कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तंग करे तो पैसे से उनके अमीर को हरा दो। मिशन पूरा करने पर 2 लाख प्रेस्टीज मिलेगा।
शौर्य जल्दबाजी में नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम 2 लाख प्रेस्टीज का मिशन देगा। ये तो मज़ा है, अमीरों की जंग। शौर्य को भी ये पसंद था। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। उसने साथ में एक मैसेज छोड़ा। कौन बोला प्रिया के पास अमीर नहीं है। 10 सुपर रॉकेट्स के साथ ही पॉइंट्स तुरंत बढ़ गए। लाइव रूम में हंगामा मच गया। हा, अमीर लोग कमाल के हैं। सम्राट शौर्य जिंदाबाद। काव्या दी, हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। मैं काव्या को बनी डांस करते देखना चाहता हूँ। हा, लेकिन सिर्फ एक कपड़ा पहनकर। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 10 सुपर रॉकेट्स दिए। 20 सुपर रॉकेट्स यानी 1 लाख पॉइंट्स। काव्या ने ये देखा तो उसका चेहरा असहज हो गया। उसे पता था कि प्रिया के पास ज़्यादा अमीर फैंस नहीं हैं और उसे आम रॉकेट्स मिलना भी बड़ी बात थी। प्रिया दी, तुम तो कमाल हो। काव्या के अमीर लोग ये देखकर नाराज़ हो गए। उनके पास ढेर सारा पैसा है और उसे खर्च करने की जगह नहीं, और उन्हें हमेशा एंकर को बेवकूफ़ बनते देखना पसंद है। सिर्फ 20 सुपर रॉकेट से उन्हें कोई प्रेशर नहीं था। जैसे ही अमीर ने जोर लगाया, काव्या के पॉइंट्स बढ़ गए और जल्दी ही 3 लाख पार कर गए। इतने पॉइंट्स काफ़ी हाई माने जाते हैं, आमतौर पर ये हज़ारों में होते हैं। शौर्य ने जल्दी से देखा और कहा, बस 3 लाख। प्रिया मुस्कुराए। उसे पता था कि उसका आदमी सबसे काबिल है। जो भी वो उसे खरीद कर देता वो 3 लाख से ज़्यादा का होता। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 50 सुपर रॉकेट्स दिए। मैं रिवॉर्ड शुरू कर रहा हूँ, तुम अमीर लोगों को टिकना होगा। शौर्य ने शांति से रिवॉर्ड दिए। एक बार में 50 सुपर रॉकेट्स यानी हर बार 2.5 लाख रुपये। पॉइंट्स जल्दी ही बढ़ गए। पलक झपकते ही पॉइंट्स 10 लाख बनाम 3 लाख हो गए। सम्राट शौर्य जिंदाबाद। एक पीके के लिए 10 लाख रुपये का रिवॉर्ड। वाकई अमीर। हा, काव्या दी को कोई नहीं रोक सकता। आखिरकार एक बार जीते। वैसे अमीर को अभी पेंडेंट की ज़रूरत है। अध्याय 398। काव्या भी हैरान थी। प्रिया ने कब इतना बड़ा अमीर पकड़ा। पलक झपकते ही 10 लाख रुपये। मेरे ये 3 लाख पॉइंट्स कई अमीरों के हैं और वो अक्सर मेरा फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन अब सामने वाले ने अचानक एक अमीर को सामने लाया और एक बार में 10 लाख रुपये खर्च कर दिए। ये तो अजीब है। काव्या अक्सर प्रिया से कनेक्ट करती थी क्योंकि उसे तंग करना आसान था और उसके पास कोई अमीर नहीं था। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह गलत थी। काव्या दी, बस 10 लाख पॉइंट्स, मुझे देखो। तभी काव्या का एक अमीर ऑनलाइन आया। वो नंबर 1 अमीर था जिसके गिफ्ट्स 1 करोड़ से ज़्यादा थे। प्राइवेट में दोनों ने कई बार मस्ती की थी। शांतनु भाई, तुम्हें मेरे लिए गुस्सा निकालना होगा, काव्या ने दयनीय अंदाज में कहा। शांतनु 30 की उम्र का एक रिच सेकंड जनरेशन था। उसने सुना था कि लाइव रूम की लड़कियां अच्छी होती हैं तो वो आया, पैसे खर्च किए, बाहर खाना खाया और मस्ती की। उसे बहुत मज़ा आ रहा था। काव्या वो लड़की थी जो शांतनु को ज़्यादा पसंद थी। वो हर तरह की पोजीशंस अनलॉक कर सकती थी, जो बहुत संतोषजनक था। बस एक कमी थी, उसका फूल नहीं खिला। शांतनु इस मिशन पर काम कर रहा था, लेकिन काव्या कभी नहीं थी। शांतनु भैया, अगर तुम मुझे जीता दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, काव्या ने प्राइवेट मैसेज भेजा। शांतनु अचानक हंस पड़ा। टेंशन मत लो बेबी, मैं शांतनु एक बार एक क्षण में आया तो वो सम्राट शौर्य मिनटों में धूल चाटेगा। शांतनु के पास वाकई पैसा था और उसने तुरंत 100 सुपर रॉकेट्स लॉन्च किए। सम्राट शौर्य, तू इतना घमंडी है, हिम्मत है तो ट्राई कर। जंग तुरंत शुरू हो गई। सुरसागर लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा लोग आम नेटिजन्स हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा मज़ा तरह तरह की लड़ाइयों में आता है और उनमें से अमीरों की जंग सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। सब लोग आओ देखो अमीरों की जंग। नया अमीर सम्राट शौर्य पुराने अमीर शांतनु से भिड़ रहा है, जल्दी आओ। क्या तुम अभी भी लाइव देख रहे हो? वहाँ अमीरों में बड़ा बवाल हो रहा है। 5 मिनट में विनर डिसाइड हो जाएगा। 100 सुपर रॉकेट्स और उन शब्दों ने साफ तौर पर जंग छेड़ दी। शांतनु को सब जानते हैं। वो एक पुराना अमीर है जिसने सुरसागर प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए। अगर वो अमीर नहीं तो कौन है? लेकिन दूसरा सम्राट शौर्य, उसे कम लोग जानते थे। सम्राट शौर्य, उसे गाली दो, पुराने अमीर को मार डालो। सम्राट शौर्य, जाओ और शांतनु को हरा दो। मैं सम्राट शौर्य पर दांव लगाता हूँ। वो थोड़े समय में ही 20 लाख खर्च कर चुका है, उसे पैसे की कमी नहीं। शौर्य खुश था और सचमुच इस शांतनु टाइप के लड़के का शुक्रिया करना चाहता था। मैं तो बस सुरसागर पर प्रेस्टीज कमाना चाहता था और अब तू खुद कूद पड़ा जो मेरी इच्छा पूरी कर रहा है। इससे बेहतर प्रभाव कमाने की जगह और कहाँ? पैसे। शौर्य को सच में इसकी परवाह नहीं थी। पैसे से प्रेस्टीज कमाना तो बहुत अच्छा सौदा है। अगर वो डायरेक्ट रिचार्ज कर सकता तो शौर्य बिना पलक झपकाए कर देता दे। ये वाला मुझे पसंद है। शौर्य ने 100 सुपर रॉकेट्स का रिवॉर्ड दिया। कसे से डरता है, मेरे पास और कुछ नहीं तो बस पैसा है।
उसने उसी दबंग अंदाज में जवाब दिया। शांतनु ने एंकर काव्या को 200 सुपर रॉकेट्स दिए। शांतनु वाकई देखना चाहता था कि सामने वाला कैसे नीचे उतरेगा और उससे लड़ेगा। शांतनु ने एंकर काव्या को 200 सुपर रॉकेट्स दिए। शांतनु ने एंकर काव्या को 200 सुपर रॉकेट्स दिए। ... 600 सुपर रॉकेट्स गए। शांतनु के पास वाकई पैसा था, 30 लाख रुपये। शौर्य कौन है? वो भी ऐसा शख्स जिसके पास इतना पैसा है कि उसे खर्च करने की जगह नहीं। वो 30 लाख की परवाह क्यों करेगा? क्या अब हिम्मत नहीं रही? शांतनु ने देखा कि शौर्य ने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया तो वो मुस्कुराया और फिर 100 सुपर रॉकेट्स दे दिए। शौर्य इस वक्त क्या कर रहा था? जाहिर है पैसे रिचार्ज कर रहा था। वो आज बस देखने लाया था, लेकिन उसे एक स्टेपिंग स्टोन मिल गया। शौर्य ने सीधे अपने अकाउंट में 5 करोड़ रुपए रिचार्ज किए और रिवॉर्ड में 10,000 सुपर रॉकेट्स दिए। काव्या ने एक बार में 30 लाख रुपए बनाए और उसके चेहरे पर चमक थी। एक फूल की क्या कीमत, कोई बात नहीं। प्रिया दी, तुम्हारा अमीर तो कुछ कर नहीं रहा। काव्या बहुत गर्व महसूस कर रही थी। लखानी, इस बार फिर मैं जीतूंगी। प्रिया को शौर्य की मालदारी पता थी, उसे यकीन था कि शौर्य से जरूर जीतेगा। अभी 2 मिनट बाकी हैं। आखिरी पल तक कोई नहीं जानता नतीजा। प्रिया कॉन्फिडेंट थी और आत्मविश्वास से बोली। काव्या को लगा कि प्रिया बनावटीपन कर रही है। वो सम्राट शौर्य नाम का अमीर तो कोई रिवॉर्ड ही नहीं दे रहा। शांतनु पुराना अमीर है, भले वो सुरसागर का सबसे अमीर नहीं, लेकिन टॉप 100 में तो है। सम्राट शौर्य ने प्रिया को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। शौर्य ने कैजुअली टाइप किया, सॉरी, 100 सुपर रॉकेट्स तो बहुत कम थे, तो मैं रिचार्ज करने गया था। 3000 सुपर रॉकेट्स, बस छोटा सा टोकन। शौर्य की इस हरकत से पूरा प्लेटफॉर्म हिल गया। 3000 सुपर रॉकेट्स यानी 1.5 करोड़ रुपये। बाकी एंकर जल भून गए। 15 करोड़ रुपये कुछ मिनटों में रिवॉर्ड दिया गया। सुरसागर प्लेटफॉर्म पर ऐसा कम ही बार हुआ है। ये शख्स बहुत अमीर है। सम्राट शौर्य जिंदाबाद। 3000 सुपर रॉकेट्स, कमाल है। ... शांतनु ने अभी सिगरेट जलाई थी और 3000 सुपर रॉकेट्स का रिवॉर्ड देखकर वो सिगरेट से दब गया। अरे, इतना क्रूर होना जरूरी है? शांतनु एक सेकंड जनरेशन अमीर है और उसके पास परिवार का पैसा है। उसके पास कुछ लाख रुपये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन करोड़ों रुपये का रिवॉर्ड देना ये दिमागी खराबी का सबूत है। और नहीं, शौर्य ने फिर 1000 सुपर रॉकेट्स का रिवॉर्ड दिया। पुराने अमीर भी कुछ खास नहीं। शौर्य बहुत निराश था। क्या तू बस काया है? मैं तुझे दिखाता हूं कि असली अमीर क्या होता है। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। ... शौर्य ने कुल 8000 सुपर रॉकेट्स रिवॉर्ड दिए, जिनकी वैल्यू 4 करोड़ रुपये थी। मेरे सामने अमीर होने की बात मत कर, अपनी जेब खर्च से मेरे पैसे को चैलेंज मत कर। सुरसागर के अमीर लोग, आओ और लड़ो। 8000 सुपर रॉकेट्स लॉन्च हुए। सुरसागर प्लेटफॉर्म पर तहलका मच गया। सुरसागर कंपनी के सुपर मैनेजर्स भी हैरान थे और पूरी तरह से दंग रह गए। ये जंगली अमीर कहाँ से आया? प्रिया वर्मा, जो एक औसत एंकर थी, रातों रात सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एंकर बन गई, जिसके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। ये असली 10 लाख थे। काव्या के सारे अमीर भाग गए। सामने वाले अमीर बहुत ताकतवर थे। अमीर शांतनु ने 30 लाख खर्च किए और सीधे हार गया। 4 करोड़ रुपये। अध्याय 399। 4 करोड़ रुपये, इतना क्रूर और हिंसक होना जरूरी है। सुरसागर प्लेटफॉर्म पर सचमुच हंगामा मच गया। अमीर क्या होता है? ये है असली अमीर। आज रात के बाद शौर्य राठौर सुरसागर प्लेटफॉर्म और लाइव स्ट्रीमिंग सकल में एक मशहूर शख्स बन जाएगा। 4 करोड़ रुपये खर्च करने वाले पुराने अमीर ने सामने वाले को एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दी और बेइज्जत हो गया। कितना रोमांचक था। प्रिया के फॉलोअर्स आसानी से 10 लाख पार कर गए। शौर्य, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी कि सामने वाला मर जाए। ये तो बहुत बुरा है। प्रिया वर्मा भी डर गई थी। 4 करोड़ रुपये, ये तो सोचने की भी बात नहीं थी, तो उसने जल्दी से प्राइवेट मैसेज भेजकर समझाया। आज स्कूल से ग्रेजुएट होने वाली कई लड़कियां अमीरों के पीछे भागती हैं। ये उम्मीद करना नामुमकिन है कि वो तुम पर ढेर सारा पैसा खर्च करेंगे। प्रिया वाकई टच थी। कोई बात नहीं, कोई तुझे तंग करे तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वो हार न माने, शौर्य ने दबंग अंदाज में कहा। सम्राट शौर्य ने प्रिया एंकर को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। सम्राट शौर्य ने एंकर प्रिया को 1000 सुपर रॉकेट्स दिए। बस इसे बराबर कर दिया। वैसे जो अमीर मुझसे सहमत नहीं, वो आकर लड़ सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ। ये दबंग बात कहकर शौर्य ऑफलाइन हो गया और लाइव रूम फिर से हंगामे में डूब गया। अगले दिन लाइव स्ट्रीमिंग सकल में खबर फैल गई कि एक जंगली अमीर ने 5 करोड़ रुपए के रिवॉर्ड्स दिए, कुल 10,000 सुपर रॉकेट्स 10 मिनट से भी कम समय में, जिसने पूरे सकल को हिला दिया।
एक टॉप अमीर का प्रभाव कम नहीं आंका जा सकता। ये वीबो पर भी हॉट टॉपिक बन गया। किसी अमीर ने एंकर को 5 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दिया। कितना बेरहम, रातों रात करोड़पति बन गई। ये एंकर कम नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक और अमीर उभरा। पता नहीं अगला लकी एंकर कौन होगा। 5 करोड़ रुपए के पीछे का अमीर कौन है? ... कई तरह की आकर्षक हेडलाइंस उभरी। हर तरह के लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के एंकर्स जल भुन गए। वो सम्राट शौर्य बहुत अमीर है। उसने एक एंकर को 5 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दिया। उसने सारे अमीरों को मैसेज भेजा, ना खुश हो तो आकर लड़ो। कितना दबंग बयान। बस एक दिन में लाखों लोग सुरसागर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करने आए। सब सम्राट शौर्य का स्टाइल देखने आए। आखिर 5 करोड़ रुपए का पागलपन भरा रिवॉर्ड और उसे अपनी आंखों से देखने का एहसास पूरी तरह अलग था। ... डिंग, बधाई, 50 लाख प्रेस्टीज मिशन पूरा हुआ। अगले दिन सुबह उठते ही शौर्य खुश था कि उसने मिशन पूरा कर लिया और उसने पहले अपनी खासियतें चेक की। अरे, मैंने तो 1 करोड़ प्रेस्टीज पार कर लिया। कल रात 50 लाख प्रेस्टीज रिवॉर्ड्स देने के बाद शौर्य जानता था कि उसे ढेर सारा प्रेस्टीज मिलेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आसानी से 1 करोड़ प्रेस्टीज पार कर लेगा। शौर्य वाकई खुश था। हा, आखिरकार मेरे पास 1 करोड़ प्रेस्टीज है। 1 करोड़ प्रेस्टीज से ढेर सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। मालिक, क्या तुम प्रेस्टीज लॉटरी में हिस्सा लेना चाहते हो? अगर किस्मत अच्छी हो तो ढेर सारी अच्छी चीजें जीत सकते हो। सिस्टम ने अचानक कहा। लॉटरी? शौर्य को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लॉटरी की प्रोबेबिलिटी को चैलेंज करना रहने दो। शौर्य को यकीन नहीं था कि वो कुछ अच्छा निकाल सकता है। रहने दो, शौर्य ने सिर हिलाया। 1 करोड़ प्रेस्टीज तो बस शुरुआत है। मालिक, प्रेस्टीज लॉटरी को पॉइंट्स में बदला जा सकता है। ट्राई क्यों नहीं करते? 1 लाख प्रेस्टीज से 1 पॉइंट मिलता है और 1 करोड़ प्रेस्टीज से 100 पॉइंट्स। अगर किस्मत अच्छी हो तो डबल प्रेस्टीज रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सिस्टम ने उकसाना जारी रखा। प्रेस्टीज डबल और प्रेस्टीज को पॉइंट्स में बदला जा सकता है। शौर्य वाकई टेम्प्ट हो गया। लॉटरी में हिस्सा लेकर पॉइंट्स भी मिल सकते हैं। 1 लाख प्रेस्टीज की एक बार लॉटरी स्वीकार्य रेंज में है। कल रात की घटना के बाद शौर्य को प्रेस्टीज कमाने का रास्ता समझ आ गया था। तो चलो लॉटरी करते हैं, शौर्य ने सोचकर कहा। पहले 10 बार ट्राई करते हैं। शौर्य ने सोचा कि कोई बड़ी लॉटरी होगी, जैसे बड़ा रूलेट व्हील। लेकिन एक बहुत अप्रत्याशित सीन हुआ। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और हिमालय जल की 1 बोतल पाओ। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और हाई क्वालिटी एनिमल फूड का 1 बैग पाओ। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और प्रीमियम एनिमल फूड की 1 जनरेशन पाओ। ... शौर्य चौंका। रुको, ये लॉटरी है? ये तो बहुत धोखा है। एक भी टर्न टेबल नहीं आया और हर बार 1 लाख प्रेस्टीज चाहिए। शौर्य पूरी तरह दंग रह गया। हाँ मालिक, ये सिस्टम की रैंडम ड्रॉ है। रैंडम ड्रॉ? शौर्य सिस्टम से वाकई इम्प्रेस था। 1 लाख प्रेस्टीज की लॉटरी, ये तो सचमुच शौर्य को समझ नहीं आया क्या कहे। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और 5 मैथ स्किल बुक्स पाओ। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और 5 इंग्लिश स्किल बुक्स पाओ। ... शौर्य फिर से निराश हो गया। और कोई रास्ता नहीं था। पहले हिमालय जल का मिनरल वाटर निकाला और अब स्किल बुक। मैं निराश हूँ। सिस्टम, बाहर आ, मैं वादा करता हूँ तुझे मारूंगा नहीं। सिस्टम, मालिक, तुम 10 लाख प्रेस्टीज से लॉटरी कर सकते हो और चीज़ों की क्वालिटी ज़रूर बेहतर होगी। 10 लाख प्रेस्टीज? शौर्य सिस्टम से वाकई इम्प्रेस था। उसके पास बस 1 करोड़ प्रेस्टीज था। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और 5 लाख प्रेस्टीज रिवॉर्ड पाओ। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और 3 पॉइंट्स पाओ। ... पता नहीं शौर्य की बात काम कर गई या बस किस्मत थी। अगली कुछ ड्रॉ में इनाम काफ़ी अच्छे थे। प्रेस्टीज रिवॉर्ड्स और पॉइंट्स रिवॉर्ड्स मिले। आखिरकार शौर्य का मूड ठीक हुआ और वो बेकार में खुश नहीं हुआ। 10 लाख प्रेस्टीज की एक और ड्रॉ। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और 5 पॉइंट्स पाओ। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और बैड लक कार्ड पाओ। ... शौर्य ने ऑब्जर्व किया और पाया कि 1 लाख प्रेस्टीज से निकलने वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं थीं। हर तरह की बेकार चीज़ें थीं और सिस्टम की नैतिकता कुछ खास नहीं लग रही थी। 1 लाख प्रेस्टीज खर्च करो और प्रारंभिक अग्नि शक्ति पाओ। शौर्य को आखिरी लॉटरी में प्रारंभिक सुपर पावर मिलने से काफ़ी हैरानी हुई। ये चीज़ भी निकल सकती है। सिस्टम सर्वशक्तिमान है। एक सुपर पावर क्या चीज़ है? जब तक मालिक के पास प्रेस्टीज है कुछ भी निकाला जा सकता है। 2 लाख प्रेस्टीज की ड्रॉ की, यानी 20 ड्रॉ। कुल मिलाकर ये अच्छा सौदा था। जो बेकार चीज़ें थीं उन्हें बस इग्नोर कर दिया। टाइगर, इधर आ। शौर्य ने एनिमल फूड निकाला और उसे फेंक दिया। उन्होंने पहले उसे सूंघा, फिर खुशी का इजहार किया, उस पर झपटे और बड़े बड़े कौर खाने लगे। इतना आकर्षण! जब से शौर्य ने अमृता नेक्टर से इन दोनों को पाला, वो आम चीज़ें पसंद नहीं करते थे। सोचा नहीं था कि एनिमल फूड इतना पॉपुलर होगा। मालिक, सिस्टम की चीज़ों पर शक मत करो। एनिमल फूड अच्छी चीज़ है। इसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं।
कोई भी लेवल का जानवर इसके लालच का विरोध नहीं कर सकता। सिस्टम ने शो ऑफ किया। शौर्य बोला, तो मैं मिनरल वाटर पीकर कुछ क्यों नहीं महसूस करता? वो तो आम मिनरल वाटर है, सिस्टम ने बेशर्मी से कहा। शौर्य ने आंखें तरेरीं। अध्याय 420 ड्रॉ के बाद शौर्य ने सिस्टम की बेशर्मी देख ली, जो हर चीज को ड्रॉ में डाल देता था। शौर्य को सबसे ज्यादा लाचार करने वाली बात यह थी कि आम मिनरल वाटर भी निकाला गया और सिस्टम को कोई और नहीं मिला। शौर्य ने फिलहाल लॉटरी करने का प्लान छोड़ दिया। उसके पास अभी मुश्किल से 1 करोड़ प्रेस्टीज बचा था, तो उसे संभलकर यूज करना था। शौर्य ने खासियतों का पेज खोला। शौर्य राठौर, लेवल 1, पॉइंट्स 45, प्रेस्टीज 10,02,000 ... शौर्य ने पॉइंट्स पेज खोला। प्रेस्टीज पैसे खर्च करके कमाया जा सकता है। पॉइंट्स के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं और वो चीज़ें पॉइंट्स से खरीदी जाती हैं। शौर्य न जाने कितनी बार इस नियम बनाने वाले को कोस चुका था। 45 पॉइंट से क्या हो सकता है? शौर्य ने ब्राउज करना शुरू किया। पैसे कमाने के लिए सही बिजनेस ढूंढना होगा। आखिर पॉइंट्स मॉल में कई चीज़ें शौर्य की फेवरेट थीं। एक बार बन गईं तो उनकी ताकत बहुत होगी। एक में शायद कल्टीवेशन करने वाला भी उसका मुकाबला न कर पाए। ये एक टेक्नोलॉजिकल तूफान है। अगर शौर्य को 2 सभ्यताओं की ताकत नहीं पता होती तो वो सचमुच सोचता कि कल्टीवेशन की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया को कुचल देगी। लेकिन हकीकत में टेक्नोलॉजिकल तूफान कल्टीवेशन की दुनिया से कम नहीं है। ये शौर्य ने हाल में समझा था। टेक्नोलॉजी शायद तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। यही वजह है कि शौर्य को पॉइंट्स की इतनी फिक्र थी। 45 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कुछ न कुछ सही मिलेगा। शौर्य ने चेक करना शुरू किया। इलेक्ट्रिक टूथब्रश 5 पॉइंट्स, 1 घंटे चार्ज करने पर 1 महीना चलेगा। शौर्य इस टेक्नोलॉजी पर हंसा। नीचे स्क्रॉल करता रहा। ये तो ठीक लग रहा है। हाईटेक बैटरी 40 पॉइंट्स। ये एकमात्र चीज़ थी जो शौर्य को अभी पसंद आई। बैटरी एक बड़ा रिसर्च टॉपिक है। अब तक बैटरी टेक्नोलॉजी में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन हकीकत में नतीजे औसत हैं। किसी ने कहा था कि जो ज़्यादा ताकतवर और एफिशिएंट बैटरीज में मास्टरी कर लेगा वो फ्यूचर एनर्जी इंडस्ट्री का मालिक होगा। सिस्टम, अगर मैं हाईटेक बैटरीज खरीदूं तो क्या मैं हाईटेक बैटरीज बना सकता हूं? इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं। शौर्य ने फिर भी पूछा। उसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, तो साफ साफ पूछना ज़रूरी था। मालिक, निश्चिंत रहो, बस कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल्स खरीद लो तो तुम हाईटेक पॉइंट सेल बना सकते हो। ये फर्स्ट लेवल बैटरी है, इसमें कोई टेक्निकल कंटेंट नहीं। तुम्हारी धरती पर यह बस 50 साल आगे की टेक्नोलॉजी है। सिस्टम ने बेपरवाही से कहा। 50 साल आगे? शौर्य हंस पड़ा। 50 साल की टेक्नोलॉजी तरक्की कर जाए तो लोग जिंदा रह पाएंगे। रुको, ये फर्स्ट लेवल बैटरी है। शौर्य को अचानक कुछ याद आया, क्या इससे ज़्यादा एडवांस बैटरी भी है? बिल्कुल, सिस्टम बोला। मालिक, ये लेवल 1 है, मोबाइल फ़ोन के लिए सही है। आधे घंटे में चार्ज होकर 1 हफ्ता चलती है। लेवल 2 के लिए 1000 पॉइंट्स चाहिए। शौर्य ने बिना हिचक खरीद लिया। 40 पॉइंट्स खर्च करो और हाईटेक बैटरी ब्लूप्रिंट पाओ। क्या अभी कलेक्ट करना चाहते हो? हाँ, शौर्य ने बिना हिचक कहा। ... जब ब्लूप्रिंट्स शौर्य के पास आए उसने कैजुअली देखा। उसे लगा था कि ये मुश्किल होगा, लेकिन स्टेप्स साफ थे और कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ें खरीदने पर आसानी से बनाया जा सकता था। ये पूरी तरह स्टेप बाय स्टेप था। 40 पॉइंट्स पूरी तरह वसूल। मालिक, अब तुम्हारे पास पहली टेक्नोलॉजी है तो अपनी हाईटेक कंपनी शुरू करने का टाइम है। डिंग, मिशन रिलीज। विश्व एंटरप्राइजेज में ज़बरदस्ती घुसो और विश्व टावर को कंपनी का हेडक्वार्टर बनाओ। 1 हफ्ते में मिशन पूरा करो और 20 लाख प्रेस्टीज का रिवॉर्ड मिलेगा। फेल होने पर 1 महीने तक बदकिस्मती। बिना किसी चेतावनी के एक मिशन आ गया। 20 लाख प्रेस्टीज का मिशन। 1 हफ्ता। शौर्य सोच रहा था कि उसे थोड़ा फ्री टाइम मिला है, लेकिन फिर एक और प्रेस्टीज मिशन आ गया और पूरा न करने पर पूरे महीने बदकिस्मती। उसने इसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। सिस्टम की बताई बदकिस्मती ज़रूर कोई छोटी बात नहीं होगी, शायद बड़ी मुसीबत हो। अगर हल्के में लिया तो बहुत बुरा होगा। लगता है फिर से बिजी होना पड़ेगा। ... शौर्य ने विक्रम चौहान और राकेश ओबरॉय को फ़ोन किया। विश्व एंटरप्राइजेज के कितने शेयर्स अभी तक खरीदे हैं? विक्रम बोला, 15%। उन्होंने कुछ पीआर किया है और कई लोग देख रहे हैं। तो प्रीमियम प्राइस पर मेरे लिए खरीदो। राकेश बोला, मालिक, मैंने 20% शेयर्स खरीद लिए हैं। हम विश्व एंटरप्राइजेज के एक शेयर होल्डर से प्राइस की बात कर रहे हैं। उसके पास अभी 7% शेयर्स हैं। प्रीमियम प्राइस पर खरीदो। पैसे की चिंता मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम 1 हफ्ते में मुझे विश्व एंटरप्राइजेज में घुसाओ और मेजर शेयर होल्डर बनाओ। सिस्टम का मिशन सिर्फ 1 हफ्ते का है, तो शौर्य ने लापरवाही नहीं की। 35% शेयर्स कम नहीं थे, लेकिन विश्व एंटरप्राइजेज में घुसने के लिए अभी थोड़ा कम था।
उसे पता था कि विश्व एंटरप्राइजेस के पास 48% शेयर्स हैं और बाकी शेयर होल्डर्स के पास। अगर शौर्य को जल्दी शेयर्स चाहिए थे तो वो सिर्फ प्रीमियम प्राइस पर खरीद सकता था। ये मेहनत पूरी तरह वसूल होगी। जल्द ही हाईटेक बैटरीज मार्केट में आएंगी जो ढेर सारा पैसा लाएंगी। तब ढेर सारे पॉइंट्स होंगे जिनसे चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। पैसे की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। शौर्य बिजी हो गया। प्रोफेशनल मैनेजर ढूंढना था। पहले शालिनी मेहरा को ये जिम्मेदारी दी जाने वाली थी। वो पहले से रूपवती डिज़ाइंस की देखभाल में बिजी है, फिर इतना थकाने वाला काम। शौर्य ने सोचा और फैसला किया कि छोड़ दो। प्रोफेशनल मैनेजर जाहिर तौर पर सही हैं। सिस्टम, क्या तुम मेरे लिए सही प्रोफेशनल मैनेजर ढूंढ सकते हो? सिस्टम बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस 5 लाख प्रेस्टीज दो और मैं स्क्रीन करके सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगा। शौर्य ने आंखें तरेरी, तू बहुत क्रूर है, एक सिस्टम होकर इतना क्रूर। 5 लाख प्रेस्टीज आसानी से मांग रहा है, क्या मेरे लिए प्रेस्टीज कमाना आसान है? सिस्टम हंसा, मैं क्या करूं? ये ऑर्डर है। ठीक है, 5 लाख तो 5 लाख। 5 लाख प्रेस्टीज पे करो। प्रोफेशनल मैनेजर सर्च करो। शौर्य को भी समझ आ गया था कि सिस्टम से काम करवाना हो तो प्रेस्टीज देना होगा। ये हमेशा प्रेस्टीज की सोचने वाला सिस्टम वाकई अच्छा नहीं है। मालिक, मैंने तुम्हारे लिए कुल 58 सही प्रोफेशनल मैनेजर्स ढूंढे हैं। इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। 58। शौर्य काफ़ी संतुष्ट था। हाँ, सब औरतें। सिस्टम ने जोड़ा। शौर्य अचानक पलकें झपकाने लगा। क्या सब औरतें? तू क्या कर रहा है? अब मेरे आसपास पहले से कई औरतें हैं और अगर एक और औरत आ गई तो ये भी। सिस्टम ने एनालाइज किया कि औरतें मर्दों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मालिक, हमें प्रोफेशनल फीमेल मैनेजर ढूंढनी चाहिए। सिस्टम ने गंभीरता से कहा।